जब तहसीलदार और पुलिस घर पर जब्ती के लिए आते हैं तो उनको कौन सी कानून के नियम से भगा सकते हैं? देखिए, दो चीजें आपको इसमें समझनी है। पहली बात कि पुलिस आपके घर में अगर आती है, तहसीलदार कभी नहीं आएगा आपके घर में। अगर आपने आवेदन लगाया हुआ है तो तहसीलदार बिल्कुल नहीं आएगा। आवेदन में क्या है, हम तहसीलदार को पहले एक एप्लीकेशन देंगे कि यदि आपके पास बैंक वाले जमीन की कुर्की के लिए आना चाहते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के से पहले एक बार मेरा पक्ष सुना जाए। ऐसा आप पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दीजिए तहसीलदार को भी और डीसी को भी, जो कलेक्टर है उसको भी। तो उसके बाद कलेक्टर के पास जब बैंक की एप्लीकेशन जाएगी तो हमारे को सुनना उनकी मजबूरी हो जाएगी। वो तारीख देते हैं हमेशा। वो क्या करेंगे, आपको तारीख देंगे कि इस तारीख से पहले आ गया तो हम तुमको बुला लेंगे। जैसे ही वो तारीख आएगी तब तक बैंक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया तो वो अगली तारीख देंगे। ऐसा करके एक एप्लीकेशन वहां पे लगा आएंगे। दूसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी पुलिस वाले आपके घर आते हैं तो आप उनसे एक बार एक सवाल पूछ लीजिए खाली कि आप हमारी तरफ हैं कि इनकी तरफ हैं, पुलिस वालों से। उसका कारण क्या है, पुलिस कभी भी किसी बैंकर के साथ नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। पुलिस का केवल इतना काम है कि यदि जो प्रक्रिया वहां होने वाली है उसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर टूटता है, अगर भंग होता है, तो उस केस में किसके ऊपर क्या मुकदमा करना है। समझ गए बात आप? नंबर 2, कोई जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुस सकता। आपके घर में आपसे जब भी आपके ऊपर कोई केस की बारी आएगी, आपका घर कुर्की का जब्ती करने की बारी आएगी, तो आप में से किसी ने देखा है वो चिट्ठी? देखा है क्या आप में से? हाथ खड़ा करके बताएं, जुब्ती वाली चिट्ठी। 2 3, मेरी बात को बताना आप कि जब वो जब्ती वाली चिट्ठी आती है तो उसके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं वो ये लिखे होते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना घर सरेंडर कर दो, चाबी हमको सौंप दो, पोजेशन हमको सौंप दो। जबरदस्ती का कोई ऑप्शन वहां पर होता नहीं है। तो आप वहां अगर अड़ जाते हो, अपने पड़ोस को तैयार करके रखते हो, अपने लोगों को मना कर, जैसे अभी एक साथी बाहर बैठे थे तो खड़े थे तो पूछ रहे थे कि भाई लोन वाला अगर कोई एक आदमी है उसको तो तैयार कर सकते हैं, फिर 20 लोगों को कैसे तैयार करेंगे हम लोग? 20 लोग अभी अगर अपने पास नहीं है जो हमारे लिए खड़े हो जाएं, फिर हमको सबसे पहले खुद को 2 चांटे मारने चाहिए कि पूरी जिंदगी में हमने यार 20 लोग भी नहीं कमाए हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करते हो या हम हमारे साथ खड़े होने को तैयार होते हो। और फिर दोबारा से स्टार्ट करो अपने जीवन को जीना, दोबारा से अपने लोगों की मदद करना शुरू करो कि यार 20 लोग कुछ भी नहीं होता है। ये नंबर तो हम हजारों लोगों को जानते हैं अपने जीवन में। तो आपको 2 बेसिस पर अपने लोगों को खड़ा करना है। या तो कोई इमोशनल लेवल पर आपका साथ देने को तैयार है, कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, इस लेवल पर। नहीं तो आप समझाकर अपने साथ खड़ा कीजिए। अब अगर कोई पड़ोसी है, पड़ोसी को आपका साथ देना चाहिए ये बताने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन आप क्या करोगे, पड़ोसी के साथ बैठकर सिस्टमैटिक तरीके से अपनी इन पूरी बातों को उनको समझाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं समझ में आता है, मान लो वो मोतीलाल को पसंद करता है या किसी दूसरी पार्टी को पसंद करता है, जो आप तो बताओगे, तो जब आप बताओगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देता है जिसकी सत्ता है इस टाइम पे, तो आप उसको सरकार के खिलाफ मत बोलिए, उसकी सरकार के खिलाफ मत बोलिए, सरकार बोल दीजिए। सरकार कौन, मतलब जो भी सरकार, सारी सरकारें इसमें शामिल है ना। तो इसमें तो इंडिया की भी शामिल है, इसमें तो जापान की भी शामिल है, इसमें तो भूटान की भी शामिल है, इसमें तो अमेरिका की भी है और श्रीलंका की भी है, पाकिस्तान की भी है। दूसरा, उनके साथ थोड़ा सा आपको भाईचारा तो बढ़ाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ, मतलब मेलजोल जो पहले टूट चुका है उसको दोबारा से कायम करना पड़ेगा। उसके लिए सामान का आदान प्रदान करना है, बच्चों का साथ खेलना है, कोई आप
मतलब वॉलीबॉल का नेट लगाकर खेलना शुरू कर सकते हो पड़ोस में कोई खाली प्लॉट में, या कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी आप अपने कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ लगातार जुड़े रहें, उनके लिए काम आओगे। पहले आपको काम आना पड़ेगा, फिर सामने वाला आपके काम आएगा। और जहां तक बात पुलिस की है, मैं आपको फिर दोबारा से दोहरा देता हूं शुरुआत से ही, कि कोई भी पुलिस का आदमी बैंक की तरफ से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि पुलिस का काम पैसा दिलवाना हो गया, फिर तो हमने जिससे पैसे लेने हैं उनसे भी कह देंगे दिलवा दो भाई, या जो हम अपने दस्तावेज में लगाते हैं कि बैंक से हमने लेना बनता है तो हमारे भी दिलवा दो, हमने आवेदन लगाया हुआ है, चेक करके देखो, इसकी जांच पड़ताल करके। तो पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए आती है। हम जो आम जनता है, हम डर जाते हैं कि पुलिस जो है वो बैंक के साथ आई है और पुलिस आई है, पुलिस नहीं आई होती वहां पर, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हैं। हां, एक बात का ध्यान रखना है, हमें गाली गलौच नहीं करना है, हमको उनको मारना नहीं है जब तक हम उनके प्रेमिसेस में हो या बाहर हो। घर के अंदर आए हुए आदमी का जो मर्जी कर दो, क्योंकि घर आपका है। आपके घर में आपकी इजाजत के बिना कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। वो बाहर से बात कर सकते हैं, बाहर खड़े होकर जो मर्जी बात करें, अंदर नहीं आ सकते। और अगर अंदर आ गए हैं तो अंदर वो मतलब अपना कमरा करके बंद, गर्ग साहब की तरह वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपना बेसमेंट बना रखा है बैंक वालों के लिए स्पेशल, उधर ले जाओ और अपना उठा लो, अपना मोगरा उठा करके चालू कर दो काम। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके घर में है। फिर आप बोलो कि हमको लूटने आया था, कि मारने आया था, कि हमला करने आया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मरक्षा में आप जो मर्जी सवाल उठा सकते, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी कदम उठा सकते हो। तो पुलिस के लिए एक दूसरा पॉइंट और है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही थी कि एक स्कीम लेकर के आ रही थी कि अगर आपको पुलिस किराए पर चाहिए तो आप पे करके किराए पर ले सकते हो। हवलदार का ये रेट है, सिपाही का ये रेट है, पता है ना, पढ़ी होगी आपने खबरें, वो इंस्पेक्टर का ये रेट है, डीएसपी का है, पूरा थाना चाहिए तो ये है, एक पीसीआर चाहिए तो ये है। तो किराए पर वो तो मतलब पैसा दे के अगर कोई लेके आया है तो अपन भी ले आएंगे किराए पर, उसमें क्या है, फिर तो सारा मोहल्ला पुलिस खड़ी कर लेगा वहां किराए पर खड़ा करके। तो पुलिस से नहीं डरने का, पुलिस कुछ नहीं करती है। और तहसीलदार जो है, तहसीलदार की औकात नहीं है उसके साथ आने की, तहसीलदार कभी नहीं आएगा। हाँ, सरफेसी एक्ट में डीसी जो है एडीसी ऑर्डर पास कर देता है उसका, अगर कुड़की का, वो उससे पहले 13/2, 13/3 के ऑर्डर जब वो नोटिस देता है तो उससे पहले हमारे पास कोई आवेदन का जवाब हमारे पास होना चाहिए। और फिर प्रक्रिया लंबी है। देखो सीधी सी बात है, सरकार और बैंक ये दोनों के दोनों हैंड इन हैंड करके काम कर रहे हैं। तो आपके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है, एक बात को ध्यान रखिएगा। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है। इनको तो आपकी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ चाहिए। ये किसी भी हाल में आपको मतलब बिल्कुल खाली करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनका कितना साथ लेते हो और इनका कितना साथ देते हो और इससे कितना डरते हो और कितना खड़े होते हो। तो ये निश्चय कर चुके हैं कि आपको कंगला करना है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने निश्चय कर लो कि हमें अपना संगठन बनाना है, हमें अपने लोग जोड़ने हैं। इसका इलाज केवल संगठन है। चाहे फिर मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सारी पुलिस, सारी फौज खड़ी थी ना किसानों के आगे। जब संगठन है तो कर लो, क्या करना है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कानून ये बनना चाहिए तो बनना चाहिए, देश की जनता ये मांग रही है, बात खत्म। तो कर लो आप इस लेवल पे तैयारी अपनी, नहीं तो गुंडागर्दी सहन करते रहो, नहीं तो मरते रहो। यही नियति है, यही लोग तय करके बैठे हैं। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो अपने जीवन को या इनके हिसाब से, ये तो आपने तय करना है। नेक्स्ट। डीएम ऑर्डर कितनी बार निकलती है, एक या अनेक बार? एक ऑर्डर तो एक ही बार निकलता है, अनेक बार तो निकल ही नहीं सकता है। एक बार निकल गया, मान लीजिए कोई आदेश, मान लीजिए आपका कोई आदेश हो गया कि हमें 18 तारीख को इसका मकान का कुड़की करना है, वो एक ही बार आएगा। या तो उसमें ऐसा लिखा होगा 18 तारीख को हम आएंगे, या उसमें लिखा होता है 18 तारीख तक हम आएंगे। तो 18 तारीख तक लिखा है
तो 18 तारीख तक का मतलब ये है कि 18 तारीख तक वो जितनी बार मर्जी आना चाहते हैं, और 18 को बोला है तो वो एक ही आएगा, फिर नई सिरे से प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी अगर आपने एक दिन चुका दिया तो। और दिन छिपने के बाद, सनसेट के बाद कोई आपके घर के आसपास नहीं रह सकता है, तो आपके पास वो आएंगे 11-12 बजे, आपने 5-6 घंटे टाइम पास करना है उनका, बढ़िया से खड़े रहो, लड़े रहो, नारे लगाते रहो, बोलते रहो, हमारी लाशों के ऊपर से ही जा सकते हो, ये वो कुछ याद कर लो डायलॉग, बाकी मैं आपको बताऊंगा कानून है। चालू कर रहा, वो इतने में डर जाते हैं बेचारे, आंख में आंख डाल के बात करोगे तो। नेक्स्ट, अभी ये वैसलीन बोल देना इसकी जगह पर। हाँ, जिसने वैसलीन लिया है उन्होंने अब क्या उपाय करना चाहिए कि ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। इसके बारे में तो विनायक भाई हैं, अगर आपके पास हैं, इन्होंने भी काफ़ी डिटॉक्स के ऊपर काम किया है। बाकी जो आप जिसने भी वैसलीन तो समझ गए ना, अमृत प्याला जो लिया हुआ है, पनीर टीका लिया हुआ है, अगर तो उसमें अगर उससे काम नहीं चलता है और आपको लगता है कि अभी हमको और कुछ चाहिए, तो जो डेटा प्रूफ, डेटा के साथ जिन्होंने काम किया है, डॉक्टर सूजन ने किया हुआ है, उनकी किट जिसके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो उनसे ले सकते हैं, नहीं तो मैं नंबर बोल देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, 8557857235। ये शुभम का नंबर है, आप उसको मैसेज करके एक बंदा 2 किट मंगवा ले, मतलब घर में 2 लोगों ने ले रखा है तो 4 किट मंगवा लेना। 85578 और 57235। शुभम मान, आप इनको कॉल करना, ये कैसे लेना है, किस तरह से डिटॉक्स करना है, वो सब बता देंगे। आप टेस्ट करवाना कर चाहते हैं तो टेस्ट करवा, क्योंकि हमने अभी तक 1000 लोगों के करीब हम लोगों को दे चुके हैं, और रैंडमली हम लोग कैलकुलेट करके पूछते हैं। हाँ, पंचगव्य जो है वो एक बड़ा वो मतलब साधन है, क्योंकि एक्चुअली क्या करना होता है, आपको अल्कलाइन जो मतलब पार्ट है बॉडी के अंदर वो बढ़ाना होता है, और चाहे ऑक्सीजन की कमी है उस केस में भी, आपको कैंसर है उस केस में भी, और अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ गए हैं उस केस में भी, तो पंचगव्य अपने आप में पूरी तरह से डिटॉक्स करने में सक्षम है, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। नवनाथ भाई है ही हैं आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भविष्य में पैंडेमिक आता है और तब कोई टीका बंधनकारक होता है तो उसे कैसे बचा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। हमारे हरियाणा के अंदर जब 12 से 14 साल के बच्चों को लगने लगा था, उस टाइम पर आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे कई जिले ऐसे थे जहां टीकाकरण का जो नंबर था पूरे जिले में वो 0 था। 0 मतलब अवेयरनेस और लोगों के अंदर हिम्मत जगाना कि तुम्हारा शरीर है, तो उसके साथ कोई जबरदस्ती करे तो कोई कानून कुछ नहीं देखना, सीधा काम कर दो। हमने तो गांव वालों को सीधा बोल दिया था, और आपको बोल रहा हूं, अगर आप गांव को जगाने में तैयार हो गए तो हर गांव में 5 से 10 लठ होने चाहिए मोटे मोटे, जिनके ऊपर जेएसएम की ब्रांडिंग हो, कि जिसके लगे टांगों पे जेएसएम छपना चाहिए, ठीक है ना। या सीधा कमर में और सीधा अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि गांव में 5 मलंग ऐसे हों जिनको बोल दें गांव के बुजुर्ग कि भाई तुम्हारी छुट्टी है, तुमको अगर जेल हो गई तो तुम्हारे घर वालों को हम देखेंगे, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हम करेंगे। तुमने एक ही काम करना है कि जो सरकारी आदमी घुस जाए गांव के अंदर, क्योंकि अगर 19 नवंबर में देश से लोग आते हैं और हम लोगों को इतना सहारा मिलता है, यकीन मानिए हम जितनी भी बातें सरकार के सामने रखेंगे, हम उनकी डेडलाइन देंगे कि इतने तारीख तक हमारी बातें पूरी हो जाने चाहिए। अगर उस दिन तक पूरी नहीं हुई तो कोई भी सरकारी कर्मचारी गांव में घुसा तो वो जेएसएम वाला लठी लगेगा, बस फिर कोई आदमी नहीं घुसेगा, फिर सरकार नाम की चीज गांव से खत्म कर देंगे हम लोग। मतलब सीधी सी बात है कि डेडलाइन पूरी करनी है, तो अब सीधी सी बात है, आप मालिक हो, नहीं कोई कर रहा है तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमें क्या है, सरकार भी तो जबरदस्ती कर रही थी ना, घरों में बिठाने के लिए लॉकडाउन लगाया था, जब लठ नहीं मारती थे पुलिस वाले, बाहर निकले हुए लोगों को मारते नहीं थे क्या?
है? ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम मालिक तो हम है, नौकर हमारे ऊपर जबरदस्ती कर गया, उसकी क्या होगा? अगला नंबर अपना है, वो हिसाब हम करेंगे उनका ना। आओ तुमको देखते हैं कौन क्या करता है, और गांव को जगा लो, आपको टेंशन ही नहीं है किसी। फिर कोई जबरदस्ती नाम की चीज तो तब है ना जब अकेले अकेले खड़े हैं यार। इतने सारे लोगों के साथ जबरदस्ती करके दिखाए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए तो छोड़ दीजिए वहम तो कि दोबारा कोई आएगा, दोबारा कोई करेगा, वो टाइम गया। अब तो यही हो सकता है कि हम सबको तो अगर वहाँ उसमें डिटेंशन सेंटर में डाल के, या हम सबको अगर कोई जहर खिला करके तो कर दे, नहीं तो अब तो इतनी क्रांति हो चुकी है, इतने लोग खड़े हो चुके हैं, हिम्मत बहुत आ चुकी है। अब 5-4 लोगों को टपका देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो विचार बहुत बड़ा हो चुका है। ये राजीव भाई के मतवाले खड़े हो चुके हैं, जो मतलब जोश ढीला हो रखा था, नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं। मेरे ख्याल से अब तो जोश पूरा है ना। जो थोड़े बहुत टेस्टिंग कर रहे थे वो हम लोगों की टेस्टिंग कर रहे थे कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। अब 19 नवंबर के लिए खुद ही तैयारियां कर रहे हैं वो। और जिन तक मैसेज नहीं गया आप पहुंचा दीजिए कि आओ वहां 19 को, और देखो फिर वही राजीव के सपनों का भारत बनाने की दिशा में ही तो काम कर रहे हैं जेएसएम, और क्या कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये प्रबंध 1920 में इंग्लैंड में प्रस्तुत किया था और काफ़ी मशहूर हो गए। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते? ये ना सिर्फ इंग्लैंड में किया था प्रस्तुत, इसके ऊपर उन्होंने भारत की संसद में भी खूब बहस करी थी। और डॉक्टर केन की और इनकी जो बातचीत है वो बड़ी मशहूर हुई थी, जब इन्होंने ये कहा था कि अगर पैसे को छापने का नियंत्रण अगर आप खत्म कर देंगे, और अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिसने मनमाने ढंग से मनमाने रुपए छाप दिए, तो गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। तो इसके ऊपर तो उनकी मास्टरी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो डॉक्टर जो वो लगाते हैं ना, वैसे तो वो वकील के तौर पर देखे जाते हैं कि संविधान के निर्माता के तौर पर, लेकिन उनकी जो डॉक्टरेट थी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही थी। और उन्होंने रुपए को बहुत अच्छे से समझा भी था, और उन्होंने इसके ऊपर खुलकर बोला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसने रुपए के मनमाने तरीके से छापने के ऊपर बोला था। अकेले व्यक्ति थे, और कोई बोला भी नहीं था उनके अलावा। ना गांधी बोला, ना नेहरू बोला, ना पटेल बोला, ना खटेल बोला, ना जटेल बोला, कोई ना बोला। एक डॉक्टर अंबेडकर ही बोले थे खाली। तो और उनको मालूम था ये कि इस देश के अंदर गरीबी का बहुत बड़ा कारण जो आया है, जो पिछले कुछ सालों में आया है, जो हम लोगों को जो हमको दिखाया गया है। बेसिकली ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, और जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाकी लोग, या एक वर्ड यूज कर लेते हैं ये लोग, दलित शब्द यूज कर लेते हैं, या गरीब लोग से यूज कर लेते हैं, और अछूत शब्द यूज कर लेते हैं। ये सब चीजें हमारे दिमागों में डाली गई हैं। एक्चुअली ये अपने समाज का कोई हिस्सा थे नहीं। जैसे सती प्रथा है, अब आप में से आप कोई हो, आपका जानकार कोई रिश्तेदार हो, मान लो दंत कथाएं हम सुनते हैं अपने परिवारों की, हमारे परिवारों में ऐसा होता था, तो आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी सुना हो कि आपके परिवार में कोई सती हुई हो। मतलब किसी ने नहीं सुना। पूरे भारत में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसके परिवार से कोई सता। तो सती प्रथा थी कहां से? थी नहीं सती प्रथा। ये जानबूझ के हमको बचपन से सवाल, सती प्रथा का अंत किसने किया, सती प्रथा का अंत किसने किया, वो ड्रामा चालू किया। इसी तरीके से महिलाओं की बात है, हमारी महिलाएं कितनी साक्षर होती थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई हमारा पैसा रुपए का जो हिसाब किताब है सारी महिलाएं रखती थी, आदमी अपने पास पैसा रखता नहीं था। दूसरा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आयुर्वेद की कितनी बड़ी जानकार रही होंगी कि हमारे घर में कोई भी बंदा बीमार हो गया, उसको दवाई बूटी क्या देना है, खाना क्या बनना चाहिए, किस तरह का सारा ज्ञान उनको होता था घर में रहते हुए। तो आप ये सवाल तो छोड़ ही दीजिए कि, और जब सारा, क्योंकि एक आदमी को तो संभालना होता है। अगर जो नेचुरल तरीके से आप मेरी बात करते हैं, जैसे मैं आज पेरेंटिंग पे बात करता हूं, तो पेरेंटिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं ये बोलता हूं हमेशा माँ बाप को कि एक बच्चे को पालने के लिए हमको पूरा गांव चाहिए होता है, पूरा गांव, और एक बंदा 24 आवर चाहिए होता है। तो 24 घंटे उस बच्चे के साथ कौन रह सकता है? जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, और वो है मां। तो घर परिवार आपका केवल तभी सुरक्षित है, बच्चे आपके तब तक स्वस्थ मानसिकता के रहेंगे जब तक मां बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगी। और ये बात को मां ने समझा था और खुद जिम्मेदारी ली थी। ये नहीं था कि उसको चूल्हे चौके तक सीमित रख दिया था, ऐसा ड्रामा करा गया कि मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही हूं क्या। अरे भाई, तुम्हारे पास एक नेचुरल कला है, औरत के पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। पहली नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो
अब मतलब 24 घंटे भाव में रह सकती है। वो उसने अपने बच्चे को जब दूध पिलाना है, अपने बच्चे को जब खाना खिलाना है, अपने परिवार को जब खाना खिलाना, आदमी तो भाव विहीन भी हो जाता है कभी, औरत कभी भाव विहीन नहीं होती है। और हमको बचपन से सिखाया बताया जाता है कि हमको मालूम है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो औरत जिस तरह के भाव में रहेगी वैसा ही भाव उस खाने में जाएगा और वैसे ही हम लोग बनेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि खाने को भी कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया और औरत की जगह, घर की औरत की जगह आया से खाना बनाना, कुक रखना और ये ड्रामा चालू करना कि और इसकी जगह पे तो एक नौकरानी रख दो, ऐसा कर दो। वो नहीं है यार, वो अपना घर बनाने का काम कर रही थी कि आप एक काम तुम कर लो, बाहर का काम तुम कर लो, घर का मैं कर लूं। नहीं तो आदमी थोड़ा इतना भाव में रह सकता है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, वो फिजिकल ज्यादा होता है, वो मतलब इमोशनल ज्यादा होती है और ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो उसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हमने अपना बांटा हुआ था और उसको उन्होंने इस तरह से डाल दिया कि हमारे बच्चों के दिमाग में, नए बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। फिर पूरे परिवारों को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जब से ये एकता कपूर आई है, जितेंद्र की बेटी, इसने तो, इसको तो ठेका मिला हुआ है अपने देश के सारे समाज को तोड़ने का। मतलब इसने पहली बार बताया कि सास और ननंद मिलकर षड्यंत्र रचती हैं भाभी के खिलाफ, मतलब बहू के खिलाफ में। तो हमारी लड़कियां जो है वो पहले ही, शादी से पहले ही कहने लग गई, मैं गांव में नहीं रहने वाली, मैं तो शहर में रहूंगी, और मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं जाने वाली, मैं तो अकेली रहूंगी, मुझे तो शादी होते ही सबसे पहले अलग होना है। ये सारी बातें उसने, टीवी ने हमारे दिमाग में जहर डाला सारा का सारा, अदरवाइज ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरा जो बिंदु था आपका इसके अंदर कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अगर उस टाइम की, उस समय को, जिस बात के लिए मैंने ये बातचीत शुरू करी थी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फिर मौके बहुत कम मिलते हैं, तो एक एक चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने का मौका मिला हुआ है। जैसे एक अछूत शब्द का बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया समाज को तोड़ने के लिए। असल में क्या था, आपने अगर नोटिस किया हो, अगर गांव में मान लो एक भी चमार का घर नहीं है, तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो दूसरे गांव से चमारों के एक परिवार को ला करके अपने गांव में बसाया करते थे कि नहीं भाई हमको चाहिए। और फिर कुम्हार नहीं है तो कुम्हार को लाया जाता था, जुलाहा नहीं है तो जुलाहे को, मतलब बसाया जाता था। बेसिकली पूरा का पूरा समाज ही तब बनता था जब 36 की 36 बिरादरी एक साथ में रहती हो उस गांव के अंदर। 36 बिरादरी मतलब 36 की 36, 35 भी हैं तो वो समाज समाज होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजपूत समाज, जाट समाज, ये समाज होता नहीं, ये तो अलग एक ग्रुप है। समाज का तो मतलब ही है कि जिसमें 36 की 36 बिरादरी हो। अब उन लोगों ने क्या किया था, वो थोड़े से लोग ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे को बड़े इज्जत के भाव से देखते थे। मेरे ख्याल से ये अभी तो बेशक आया हो गरीब अमीर का दिखने का, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने अपने गांव में, मैंने अपने पिताजी की हालत, मतलब अपने पिताजी को खेत में काम करते देखूं, या गांव या खेत में कोई दूसरा मजदूर आया हुआ है गरीब आदमी, मैंने दोनों में फर्क देखा ही नहीं कभी। मेरे पिताजी के भी ऐसे ही कपड़े होते थे जैसे उनके कपड़े होते थे। खेत में काम करने वाले आदमी दोनों के दोनों एक जैसे के कपड़े होंगे जब खेत में पसीने में लथपथ होंगे। तो उसके बाद वो मतलब वही गाय भैंस उनके घर में, वही गाय भैंस हमारे घर में, वही वो खाते थे वही वो खाते थे, वैसा ही मकान लगभग उनका होता था वैसा ही हमारा होता था। ये तो हमको ग्लोरीफाई करा गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पक्के मकान में रहेगा, वो गेहूं की रोटी खाएगा, मतलब वो अमीरी का स्वाद चखाने के लिए हमें समाज को एक दूसरे से तोड़ा गया। वरना हम तो सिस्टमेटिक तरीके से सब एक ही चीज खाते होते थे। और जैसे कोई वाल्मीकि है मान लो परिवार से, और उसने खुद चुना हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर जबरदस्ती थी कि तुमको यही सफाई वाला या इस तरह का ही काम करना है। कई लोग इतने बेहतर होते हैं वो खुद से झाड़ू उठा लेते हैं, खुद आज भी उठा लेते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि वो कोई काम गंदा हो गया या अच्छा हो गया, उसको अच्छा लग रहा है अपने समाज को साफ सुथरा रखने में तो वो मेहनत कर रहा है उस दिशा में। तो वो जो लोग हैं जो चमड़े का काम करते थे जैसे चमार है, या जो सफाई का काम कर रहा है, जो जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको वो रेगुलरली कर रहे हैं, तो उन्होंने, क्योंकि जो काम आप करते हुए देखते हो ना अपने परिवार को, उससे कोई एलर्जी या कोई घिन जैसी बात नहीं होती है। वो काम है, बात खत्म, इसके लिए वो काम ही है। सुनार के काम में और चमार के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों कारीगरी का ही काम है, दोनों का एक ही काम है। वो चमड़े के साथ कर रहा है, वो सोने के साथ कर रहा है, उसको अमीरी गरीबी से जोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो उस टाइम पे जो चमड़े से काम कर रहा है और जो सफा सफाई का काम कर रहा है, उसको ऐसा लगता था कि मैं जब घर में एंटर करूंगा, आपने देखा होगा
जब नया छोटा बच्चा जब घर में होता है और उसका पिताजी भी अगर बाहर से आता है तो उसकी मां उसको बोलती है थोड़ी देर दूसरे कमरे में रहो। देखा ना आपने, वो सीधा मतलब घर में एंटर करते ही वो कभी नहीं बोलती कि तुम मेरे बच्चे को पास आ जाओ, वो कहेगी पहले दूसरे कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा जो अगर बाहर का जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव माहौल है, दिमाग की सोच है, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई बाहर की धूल मिट्टी है, वो बाहर दूसरे कमरे में झड़ जाए और फिर आप अपने बच्चे के पास तब आओ जब आप फ्रेश होकर के आओ। तो ये तो क्योंकि घर का आदमी है। अब बाहर का आदमी जो चमड़े का ही काम कर रहा है या जो मतलब उसमें गारा में कीचड़ में ही हाथ मार रहा है, तो वो आदमी जब घर में एंटर करेगा उसको सीधा किचन में कैसे एंट्री दे दी जाएगी? तो वो आदमी खुद वैसी जगह पे वो कहता था कि मैं थोड़ा सा बाहर बैठ जाता हूं और मेरे अलग बर्तन दे दो, मैं अपने ही बर्तन से खा लूंगा, तुम्हारे वाले बर्तनों में मैं ये चमड़े वाले बर्तन, ये अपने वाला जो बैक्टीरिया है ये मैं उधर किचन में ना जाए, इसीलिए वो अपना अलग रखता होता था। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, ना कि कोई समाज का एक तबका दूसरे तबके को रिजेक्ट करके या उसको अछूत मानता था, ऐसा कोई सीन था नहीं। लेकिन इन लोगों को, ये बड़े हरामखोर लोग थे जो अंग्रेज आए थे ना, इन्होंने पूरे इतिहास को ऐसे पलटा और हम लोगों के बीच में जहर बो गए कि अछूत होते थे, हाथ नहीं लगाने देते थे, पानी नहीं पीने देते। वो तो आज भी वैसे भी मिल जाएंगे। आप ही के परिवार में होगा आपका कोई बच्चा जो अपने ही कजन को हाथ नहीं लगाने देता, अपने सामान को हाथ लगा देगा तो उसको पीट पीट के मतलब बुरा हाल कर देगा। तो वो समाज में भी ऐसे निकम्मे लोग हो जाते होंगे, लेकिन समाज की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था ये कि अगर कोई हाथ लगा देगा तो तुम्हारे हाथ काट देंगे या तुम्हारे हाथों को इस तरह से रख देंगे। ये फिल्मों में ऐसे प्रचारित किया जाता है और आपके दिमागों में जहर डाला जाता है समाज के, ताकि लोग एक दूसरे से कटे रहें। असली बात यह है हमारा समाज एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहना जानता था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली बात पे तो मैंने आपको शायद इसका जवाब तो दे ही दिया जिससे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बैंक वाले घर सील करने को आते हैं और घर लॉक है तो लॉक को तोड़ के घर सील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी चलती है, कानून उनके हाथ में है, कानून उन्हीं का साथ देगा और आपके साथ कोई आदमी होंगे नहीं तो कोई भी आके फिर कुछ भी कर सकता है भाई। फिर तो रिकवरी वाले आपकी गाड़ी भी छीन के ले जाएंगे, फिर तो आपके घर में घुसकर आपसे पैसे भी वसूल ले जाएंगे, आपको वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी कर देंगे, फिर तो वो कुछ भी कर देंगे ना। गुंडागर्दी जब चल रही है, कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वो ऐसा ड्रामा करेंगे कि पुलिस को लेके आएंगे, पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरा सामान रखेंगे कि इतना सामान था, वो सब जो है, और फिर कब्जा लेंगे और फिर सील लगाएंगे और फिर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, सब है, पर एक्चुअली नहीं ले सकते। हम हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना अधिकार से? हाँ बिल्कुल कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी पुलिस का अधिकारी कोई भी होता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, आप मालिक हो इस देश के। आपने कहा कि जमीन और पशु ही हमारा है या संभालना है, लेकिन ये भी अभी सरकार छीन लेगी, वो सब कुछ ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेंगे? नहीं समझा ये क्वेश्चन। हम देंगे नहीं ना, इसलिए नहीं लेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार तो ले लेगी, वो तो तब ले लेगी जब हम अकेले हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार की मनमर्जी केवल तब तक है जब देश के लोग बटे हुए हैं और एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ही संगठित होकर किसान बॉर्डर पर बैठा, उसने बोला मुझे नहीं चाहिए ये कानून, तो नहीं चाहिए, सरकार बेबस हो गई, उसको वापस लेने पड़े, भले ही 13 महीने लगे हों लेकिन वापस लेने पड़े। संगठन की शक्ति के आगे कोई सरकार, कोई सेना, कोई पुलिस कुछ नहीं है। हाँ, बस ये देखना होगा जितना बड़ा हमारा ध्येय है उतनी ही बड़ी आहुति हमको देनी पड़ेगी। वो आहुति समय की भी हो सकती है, हमारे श्रम की भी हो सकती है, वो हमारी जान की भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो जितना बड़ा ये यज्ञ है, जितना बड़ा ये हवन है, उतनी ही बड़ी आहुति अपने को देने के लिए तैयार रहना है। सरकार को केवल इसी बात से परेशानी हो जाएगी कि लोग अपने आप से कहते हैं कि अब हमें डर नहीं लगता है, अब तुम्हारी किसी चीज से डर नहीं लगता है, अब हम खड़े होकर लड़ने वाले हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे तुम्हारे को ऐसे नहीं सौंपेंगे, हम लड़े बिना मामला खत्म नहीं करेंगे। और जब हम लड़ने चलेंगे तो जीत भी यकीनन हमारी ही होगी।
संजू भाई के लिए क्वेश्चन था, वर्ण और बिरादरी में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं क्या? बिरादरी तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एक जो कास्ट है ना उसको बिरादरी बोल देते हैं कि ये जाट बिरादरी का आदमी है, ये नाई बिरादरी से है। और वर्ण जो है वो काम के हिसाब से जो 4 वर्णों का जिक्र जिनका किया जाता है वो वर्ण है। उसमें जो सुनार है, सुनार की अलग बिरादरी हो गई और लोहार की अलग हो गई उसके अंदर, और जो काश्तकार है उसकी अलग हो गई। यहाँ पर दुकानदार अलग अलग हो गए तो दोनों की बिरादरियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका वर्ण जो है वो वही रहेगा जो वैश्य जो बेचने का काम कर रहा है। कर्ज मुक्ति से सरकार पे कुछ बोझ पड़ सकता है क्या? सरकार की बड़ी चिंता है आपको। सरकार को भी आपकी चिंता है कि आप कैंसर से बेशक मर जाएं, आप डिलीवरी करते टाइम मर जाएं, पैसा कितना ही खर्च हो जाए, आप चाहे आत्महत्या करना पड़े, चाहे आपकी ज़मीन चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देगी सरकार। बाकी सब बीमारियों से आपको कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही करके सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ने की बात है, देश के ऊपर सरकार पे क्या बोझ पड़ना है? सरकार को कभी जनता ने मतलब बोझ में रखा नहीं है, हमेशा जनता ने दिया ही है। अपना खून पसीना सरकारों का भरने में ही लगा रहे हैं हम। ये देखो कितने सालों से लूटते ही जा रहे हैं, लूटते ही जा रहे हैं, इनका भर नहीं रहा है। ना पहले की सरकारों का भरा, ना आज की सरकारों का भरा, और ये अभी भी लगे हुए हैं दिन रात हमको लूटने में। और हम लोग दिन रात मेहनत कर करके अपनी असली पूंजी इनको दिए जा रहे हैं, और इनके ऊपर बोझ क्या पड़ेगा? इनके ऊपर मतलब जो इनको ऊपर पड़ना चाहिए वो तो पड़ना ही चाहिए मुझे लगता है। बाकी सरकार क्या होती है मेरे ख्याल से अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। हमारा अधिकार जो है हमको वो लेना है, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ना। बैंक ऑलरेडी डूबने वाले हैं, पहले से मैं बता देता हूं। बैंकों का खाता जीरो होने वाला है, उसके लिए मैंने आपको बताया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार हो चुका है। साइबर अटैक की रोज़ खबरें आपको जानबूझ के आपका माइंड प्रोग्राम करने के लिए सुनाई जाती हैं, और डिजिटल करेंसी लाने का खेल इसीलिए चल रहा है। हर कुछ डिजिटल लाने के लिए इसीलिए चल रहा है कि मैक्सिमम लोगों का खाता जब डिजिटलाइज हो जाएगा तो उसके बाद एक दिन साइबर अटैक आएगा और ख़त्म। ब्लैकआउट की तैयारियां चल रही हैं, शायद आपने देखा होगा। बिहार और बिहार के बाद आज की यूपी की खबर है कि हमारा कोयला ख़त्म होने वाला है और अब बहुत जल्दी बिजली का संकट आने वाला है। तो बिजली का संकट मतलब ब्लैकआउट है, साइबर अटैक है, ये सब एक साथ पैरेलल में चलेंगे। मतलब जब बिजली चली जाएगी एक हफ्ते बाद, सोचो आप, एक हफ्ते के लिए बिजली चली गई, आपको बिजली नहीं मिली, आपके पास इंफॉर्मेशन जानकारी कोई नहीं मिली, फिर अचानक बिजली आई और उस बिजली के बाद पता चला कि इस दौरान साइबर अटैक आके सबके खाते खाली हो गए और जो ये मेरी वीडियोस हैं, ये चैनल है, ये सब उड़ गया, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हर शब्द को कैच कर रही है कि कौन कौन आदमी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो सरकार के फेवर के हैं वो वीडियोस रहेंगी, सरकार के अगेंस्ट का एक कॉलम भी नहीं बचेगा। जिस शब्द में रॉथस्चाइल्ड का नाम लिया हुआ है, रॉकफेलर का लिया, बिल गेट्स का लिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बताया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बताया, ये सारा बताया ना, वो सारी वीडियोस जीरो मिलेंगी, एकदम जीरो। कोरोना में देख लिया ना, ठीक है ना, कोरोना में तो आपके सामने हुआ जो कुछ हुआ ना, कि आपने कोई बात सच्चाई लिखी, मान लो आपने वैक्सीन की सच्चाई लिखी, आपका चैनल गायब मिला, आपका वीडियो उड़ गया, आपका वो मतलब सब कुछ हो गया। तो वो तो आपको देखा, आपका रिस्ट्रिक्शन लगा, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला, अब आप सब गायब ही मिलेगा, मतलब वो वीडियो ही गायब मिलेगी। आप ढूंढते रहना, मिलेगी नहीं। आपने सोचा अरे मैंने हार्ड डिस्क में सेव करके रखी हुई थी, हार्ड डिस्क में सेव करके रखी हुई थी, आप हार्ड डिस्क लगाओगे कंप्यूटर में और अगर वो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो वहां से भी उड़ जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप देखोगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने से पहले, यानी कि ये जो 2019 का जो ये खेल चला था, जब ये जो कोरोना आया, जब लॉकडाउन लगा, उससे पहले अगर आप इल्यूमिनाटी वर्ड सर्च करते थे तो उस शब्द से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता था। रॉथस्चाइल्ड नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता था 2020 से पहले,
ये मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद, हमने किताबें पढ़ पढ़ के सर्च किया कि हम गूगल पे सर्च करते हैं दूसरी किताबों पे, कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता था उस फैमिली का। आज हमारे सामने जिक्र है, लोगों ने एडिट करके वेबसाइटें बना के सब डाल दिया है, वो डाल दिया। अब क्योंकि वो ग्रैंड फिनाले खेलने के मूड में है कि 2030 तक हमने ये सब करना है, और हम भी उस मूड में आ गए हैं कि चलो हमने सामने का हो जाए, तो अब वो एक साइबर अटैक के जरिए जो ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड से जुड़ी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास फिर इंफॉर्मेशन नहीं बचेगी। अगली पीढ़ी को समझा ही नहीं पाओगे, अगली पीढ़ी बोलेगी सठिया गया है बूढ़ा क्योंकि तब तक हम लोग 10-20 साल में 60 के हो ही जाएंगे ना, तो बोलेंगे ये बूढ़े को कुछ आता है नहीं। क्योंकि हम लोग भी तो अपने बुजुर्गों को ऐसे बोलते थे कि यार ये बैठा बैठा बोलता रहता है, कुछ काम की बात है, कुछ बिजुल की है। असल में वो उनके अनुभव बोलते होते थे, हम लोगों को वो एम ही लगते थे कि हम ही बोल रहे हैं। हम लोग खर्चा करते थे, अरे उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, अरे कर्जा नहीं लेना चाहिए, अरे लोन नहीं लेना चाहिए, जमीन नहीं बेचनी चाहिए, शहर नहीं जाना चाहिए, कपड़ों में कुछ नहीं रखा है, खानदानी आदमी होना चाहिए, सारी शब्दें बोलते थे ना। हम क्या है, क्या कुछ पता है नहीं है, खाम खाई तरक्की क्या होती है, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द बोल के हम उनकी बातों को रिजेक्ट करते होते थे। हमारी बातों को फिर रिजेक्ट करेंगे। अब हमको पता चला कि ओहो ये कर्जा तो दलदल है, क्यों ये जो ब्याज पे लेना पैसा ये तो दलदल है। वो तो बुजुर्ग जो है वो सही बताया करते थे, उन्होंने तो पूरी व्यवस्था बनाई थी, हमने तो अपने बच्चों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं बना रखी। हम तो इतने निकम्मे हो चले हैं अभी, तो हमको तो ये पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी बेसिकली, अगर जो देखा जाए तो इसलिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बैंक अपने को उल्टा बोले कि हमने आपको पैसा दिया है, उसका हमें सोना दो, ऐसा हो सकता है क्या? मांग सकती है क्या? हाँ बिल्कुल मांग सकती है, बिल्कुल भाई। उसने पैसा दिया है, उसको बोल दो, उससे पूछ लो कि आप लिख करके दे दो कि तुम्हारा पैसा असली था, हम सोना देंगे उसके बराबर का, गारंटीड देंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती जो हमको सोना देने से रोक देगी। अगर बैंक ने हमको रुपया दिया और वो रुपया लीगल रुपया था, अगर वो रुपया वैध रुपया था, तो हम सब कुछ देने को तैयार हैं, बट बैंक को देना पड़ेगा लिख करके। अब यहां पे मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूं जहां आपको यह साबित करना है कि बैंक का रुपया दिया हुआ फर्जी है, नकली है, फ्रॉड है। ये आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको 2-3 चीजों को गौर से समझना है और एक एक चीज को अपना नोट करके रखना है अपनी कॉपी पेन के ऊपर, जिन चीजों का आपको हवाला देना है, क्योंकि आपको 2011 तक के कॉइनेज एक्ट से टकराना पड़ेगा। कॉइनेज एक्ट 1906 से भी, और फिर उसके बाद उससे पहले का पेपर करेंसी एक्ट। तो पहला नंबर आपको समझना पड़ेगा कि ये रुपये का जो स्टैंडर्ड है ये कब बनता है, इसको देखना है। रुपये का स्टैंडर्ड देखिए, रुपया आज की चीज नहीं है, ये सदियों पुरानी है। हजारों सालों से हमारे पुरखे और हम लोग रुपये के ऊपर अपना काम करते आए हैं, रुपये को स्टैंडर्ड बनाकर हम लोग लेन देन करते आए हैं, और कभी कहीं पर भी कोई लिखित प्रावधान नहीं मिला है। वहां पर तय था कि सोने और चांदी का जो अनुपात था वो 1:10 था, और ये फिक्स था। मतलब 10 गुना चांदी, मतलब 10 हिस्से चांदी के हो जाएंगे तो 1 हिस्सा सोने का। कहने का मतलब ये है, अगर 1 तोला चांदी है, 10 तोले चांदी है तो 1 तोला सोने के बराबर कीमत होगी। समझ गए ना? यानी चांदी की जो कीमत है वो सोने से 1/10 होएगी। इसी कानून को बनाते हुए 15वीं ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रुपए को लिखित रूप दे दिया और उसको सैद्धांतिक रूप से दर्ज कर दिया, यही कि एक चांदी का जो एक सिक्का होगा 1 तोले का, उसको 1 रुपया बोलेंगे, और 10 रुपए मिल करके 1 मोहर बन जाएगी, और 1 मोहर होगी 1 तोला सोना। समझ गए? 10 सिक्के चांदी के बराबर है 1 सिक्का सोने का, और 10 सिक्के मतलब 10 रुपए, और 1 सिक्का सोने का मतलब 1 मोहर, यानी 1 मोहर बराबर 10 रुपया हो गया। तो सोने की और चांदी की कीमत में अनुपात भी 1:10 था, और उसकी संख्या में भी अनुपात 1:10 था। तो यहां किसी का शोषण होने का चांस नहीं है। अगर आपके सोने और चांदी का आप ऐसे देते रहोगे तो कल तक नहीं निपटेगा। शुरू में ही बोला था हमने कि पहले ही दे दो आप। अब बीच बीच में से प्रश्न उठ के आ रहे हैं तो बाद में पूछने का होता है। अगर
10 रुपये जो है, मतलब चाहे कीमत हो चाहे वजन हो, 1:10 ही चल रहा है। क्लियर हो गया आपको बात? ये बात, अब इसमें शोषण नहीं हो सकता। उस टाइम पर सुनार को भी सोने और चांदी के सिक्के बनाना अलाउड था। कोई भी सुनार, हर गांव में एक सुनार पक्का होता था और वो सोने और चांदी के सिक्के बना सकता था, बनाकर सर्कुलेशन में दे सकता था, बशर्ते कि उसकी चांदी के सिक्के में या सोने की मोहर में 1% भी या आधा % भी मिलावट ना हो, शुद्धता की गारंटी होती थी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धातु की परचेजिंग पावर थी और वैल्यू थी उसी की। तो वो ऐसे ही सिक्के चलन में थे। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने इसको, जो शेरशाह सूरी ने जो नियम बनाया था, जो कानून बनाया था, उसको लिखित रूप में एज इट इज इसको स्वीकार कर लिया। और जब एज इट इज स्वीकार कर लिया तो 1835 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए जब यहां पर बैंकिंग होने लगी और नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग का प्रोसेस चलने लगा, तो उसमें इसी कानून को एज इट इज लेकर के काम चालू करा और ऐसे ही चलता रहा। 1882 में पहली बार धोखा हुआ इंसान के साथ, मानव के साथ, जिसको पता नहीं था कि सरकारें कानून बनाकर किस तरह से ठगते हैं, और उन्होंने रुपए का कूटकरण करा पहली बार। उसमें क्या किया उन्होंने, जहां एक मोहर बराबर 10 रुपए थी, कानून बनाकर एक मोहर बराबर 15 रुपया कर दिया कि अब मोहर 10 रुपए की नहीं होगी, 15 रुपए की होगी। बस मोहर का मतलब है 1 तोला सोना और रुपए का मतलब है 1 तोला चांदी। तो अब आप सोचिए, जिसके पास 150 रुपए रखे हुए हैं, मान लो आज मैं 150 रुपए मेरे को किसी ने दिए, मान लो विनायक भाई ने मुझे 150 रुपया दिया, मैं जब रास्ते में जा रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मेरे पास कितने मोहर है? 15 मोहर है। 150 है ना, तो 10 रुपए की एक मोहर है, तो मैं सोच रहा हूं जाते हुए कि मेरे पास 15 मोहर है। भाई मजा हो गए, 15 मोहर जाकर के मैं इनकी ले लूंगा। अब मैं रात को सोया, दिन में उसी टाइम पर जब मैं घर जा रहा हूं, उसी टाइम पर संसद की कार्रवाई चालू है और वहां पर नियम बन गया कि एक मोहर बराबर 15 रुपए। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठता हूं और अखबार में खबर पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं और तरह की, अब 150 मोहर में 150 रुपए में कितनी मोहर आएंगी? अब 10। यानी सीधा सीधा 1/3 सोना खा गए वो। समझ गए ना? गायब। और सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। यहां से लूट चालू होती है। अब चांदी और सोने की कीमतों में अनुपात भी गड़बड़ा गया और रुपए का कूटकरण भी कर दिया, जिसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और यह आखिरी डिवैल्यूएशन था कानून के हिसाब से किया हुआ। यह आपको नोट करना है। क्या था ये? आखिरी कूटकरण था। अब इसके बाद इस चांदी वाले रुपए को ऐसे ही रख करके 1906 में कॉइनेज एक्ट बनता है, जहां 1 रुपए की जो कीमत है वो 1 चांदी का सिक्के के बराबर है। अब इधर गड़बड़ क्या होती है, आपको जो मेन बात समझनी है वो ये है कि इसके बाद जब 1934 में आरबीआई एक्ट बनता है, तो आरबीआई एक्ट के अंदर कुछ धाराएं हैं जिनको लिखा जाता है। उसमें एक धारा यह है कि रुपए का जो पेपर करेंसी छपेगा, उसमें धारा 26 ये कहती है कि रुपए के बराबर जितनी पेपर करेंसी सरकार ने छापी है या रिजर्व बैंक ने छापी है, उस करेंसी के बदले में जब भी धारक चाहे उसको बैंक उसका रुपया लौटाने के लिए बाध्य है। यह धारा 26 बोलती है। यानी आप अगर अपना 2000 का नोट लेकर जाते हो तो मानक के अनुसार वो उसका पैसा देने के लिए बाध्य है। यहीं पर आईपीसी की धारा 489 की ABCDE यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कूटकरित रुपए में
कारोबार करता है, डिवैल्यूएटेड रुपए में कारोबार करता है, तो 8 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की उसको सजा हो सकती है। और दूसरा, इसी के अंदर आईपीसी में ही मेंशन है कि कोई भी कानून, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति रुपए का कूटकरण नहीं कर सकता, मतलब उसको डिवैल्यूएट नहीं कर सकता। यानी कि जितना डिवैल्यूएशन किया है वो सारा का सारा इलीगल है। तो आपके रुपए के बराबर वही मानक अभी होना चाहिए जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है, एक मोहर बराबर 15 रुपए। और उस एक मोहर है 1 तोले की, यानी 11.664 ग्राम सोना डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो 777 मिलीग्राम सोना बनता है 1 रुपए में, यानी 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। तो जब भी हम रुपए का कोई कागज लेकर जाएंगे तो बैंक इसके हिसाब से हमको रुपया देने के लिए बाध्य है। ये 1934 की हमारी आरबीआई एक्ट की धारा 26 हमको बताती है। अब इस दौरान अगर किसी ने रुपए की वैल्यू को कम किया है तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस चीज को छुपाने के लिए कॉइनेज एक्ट 2011 बना दिया। और उस कॉइनेज एक्ट 2011 में क्या कहा कि 1 रुपए का जो सिक्का है ना, वो इतने ग्राम लोहा, इतने ग्राम उसमें वो सिल्वर तो 0 कर दिया, उसमें निकल इतने ग्राम ये धातु, मतलब वो करके, और इसका ये रेडियस होएगा और उसको 1 रुपया बोलेंगे। समझ गए ना? जो कि प्योरली इलीगल है, प्योरली इलीगल। अब हम बैंक को क्या कहते हैं, हम जब आवेदन लगाते हैं तो हम बैंक में इन दस्तावेजों का हवाला देते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या आपने हमसे लीगल रुपए में ट्रेड किया है। क्योंकि अगर आपने इलीगल रुपए में ट्रेड किया है तो आपको जेल जाना होगा, और अगर लीगल रुपए में किया है तो लीगल रुपए में तो 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना है। तो तुम्हारे पास जो ये सिक्के हैं, तुम्हारे पास जो ये नोट हैं, ये नोट तो बिना रुपए, बिना सोने की बैकिंग के हैं। बिना सोने की बैकिंग का तो रुपया फर्जी है। समझ रहे हो इस बात को? इसको कैसे समझना पड़ेगा कि जैसे सुनार के पास हमने रख दिया अपना सोना, सोना रखने के बाद सुनार ने हमको दे दी उसकी पर्ची, और पर्ची लेकर के हम दूसरे सुनार के पास चले गए और उसने उसके बदले में दे दिया सोना। जब हमने अपने दोस्तों को पर्ची के बदले में पर्ची देनी स्टार्ट कर दी और हम पर्ची को ही रुपया मानने लग गए, हमने पर्ची को रुपया मानने लग गए ना। अभी आप देखोगे बुजुर्ग जो है, जो आप लोग बैठे हैं, आप मेरे ख्याल से जब भी बात करोगे कभी भी 100 रुपए इस्तेमाल नहीं करोगे, वर्ड करोगे 100 रुपए का नोट। बड़े बुजुर्ग हमेशा 100 रुपए का नोट बोलेंगे, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट। लेकिन नए बच्चे हमेशा 100 रुपए बोलते हैं। जो जेब में पड़ा है वो 100 रुपया नहीं है, वो 100 रुपए का प्रोमिसरी नोट है जिसके ऊपर गवर्नर के साइन है, और गवर्नर कहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और वो 100 रुपए वहां रखे हुए हैं। जैसे सुनार के पास 100 रुपए रखे और उसकी पर्ची ले ली, हम पर्ची को ही रुपए में ट्रेड करने लग गए। अब एक दिन अचानक सुनार की बीवी को कुछ सामान खरीद कर लाना है बाजार से, और वो अपना सोना रखती है उसके पास और कहती है कि लो पैसा और मेरे को पर्ची दे दो बना के, क्योंकि सोना खींच के लेके जाऊंगी। तो सुनार बोलता है कि भगवान क्या जरूरत पड़ी है सोना रखने की जब अपनी पर्ची चलती है। तो सुनार क्या करता है, पर्ची बना के दे देता उसको, ले 100 रुपए की पर्ची, 500 की पर्ची, 10 की पर्ची, 20 की पर्ची, ले जितनी चाहिए उतनी ले जा। और वो बाजार में जाती है और वो क्या करके लाती है, बर्तन खरीद लाती है, गाय खरीद लाती है, गाड़ी खरीद लाती है, और सामान जितना चाहिए खाने का, पीने का, रहने का, जितना चाहिए वो खरीद के ले आती है। और उनके बदले में तो सोना वहां रखा ही नहीं है, लेकिन पर्चियां तो चल गई सोने के बराबर रेट में। क्योंकि वो जो दुकानदार है वो तो ये सोच रहा है ना कि ये पर्चियां सुनार की दी हुई है, ये तो असली होंगी।
और वो ये सोच रहे हैं इनके बदले में वहां सोना भी रखा होगा, और यदि वो आ भी जाए लेने के लिए तो सुनार को रुपया देने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोगों का रुपया तो पड़ा ही है ना, बाकी लोगों का तो नहीं, समझे ना, उनमें से उठा के दे, उसको थोड़ी पता है कौन सा देना है, उसको तो सोने से मतलब है। तो इस तरह से सुनार को जब ये समझ में आया कि मेरी तो पर्चियां चल रही हैं बिना मतलब, तो सुनार ने अपने दोस्तों को गाड़ी भर भर के, अटैची सूटकेस भर भर के पर्ची छाप छाप के पकड़ा दी कि जा असली सोने के बराबर ले ले। और फिर वो हमारे यहां आया, वो महाराष्ट्र में भी आया था सुनार का दोस्त, यहां सुनार बैंक है, वो यहां भी आया था, याद है ना। उस टाइम पे अगर 2 लाख एकड़ का जमीन का रेट है तो वो 4 लाख में खरीदने को तैयार था। वो बोल रहा था मुंह मांगी कीमत, क्योंकि वो पर्ची फ्री की पर्ची बना के लाया है और आप उसको असली रुपया समझ के ले रहे हो, और आपकी चीजों की कीमत बढ़ रही है और आपकी मेहनत की कीमत घट रही है, और वो खाम खाई पर्चियां छापे जा रहा है, छापे जा रहा है। 2016 में जब नोटबंदी हुई, भारत में 16 लाख करोड़ रुपए की पर्चियां थी। कितने की? 16 लाख करोड़ रुपए की। और फिर मोतीलाल ने एक बार कहा था कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। और अगले 5 साल में भारत में 18 लाख करोड़ रुपए की करेंसी एक्स्ट्रा आ गई, और अब इस टाइम भारत में 34 लाख करोड़ की करेंसी है। यानी जितना पैसा सुनार ने यानी बैंक ने 70 साल में छापा, उतना मात्र 5-6 साल में छाप डाला, उससे 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा। समझ रहे हो ना? इसीलिए रिलायंस का पैसा माफ होगा, उसको पैसा मिलेगा, वो आएगा आपके पास आपकी जमीन खरीदने। आप रेट तो बोलो किस रेट बेचना चाहते हो, वो मुंह मांगे रहे, क्योंकि वो पर्चियां, फर्जी पर्चियां लेके घूम रहा है। 800 टन सोना रखा है हमारे पास, रिजर्व बैंक के पास, टोटल 800 टन, जिसकी कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़ रुपया। कितनी बनती है? 4.8 लाख करोड़। और पेपर करेंसी है 34 लाख करोड़। तो 29.2 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फर्जी चल रही है, जिसके बैकिंग में कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। और जो फर्जी रुपया है वो बैंक ने हमको दिया है। अब बैंक हमसे हिसाब मांगेगा ना भाई, बैंक हमसे पैसा मांग रहा है। हम बैंक को यह चिट्ठी लिख रहे हैं कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया। आप तो क्या कह रहे थे, आपका सवाल तो क्या था कि बैंक अगर बोल दे कि हमने आपको रुपया दिया था और हमको सोना दो। हम तो यह कह रहे हैं कि बैंक खाली इतना लिख के दे दे कि जो रुपया उसने दिया था वो असली है, सिर्फ इतना भी लिख के दे दे। हम तो लिख के भेज रहे हैं ना, हमको तो 9 महीने हो गए ना इसके ऊपर लिखते हुए। और जिसने इसके ऊपर रिसर्च करी है हमारी टीम में से 15-20 साल अपने जीवन के लगाया, वो तो 15 साल से उनके साथ कम्युनिकेशन में है, मेल पे मेल, चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख लिख के, आरटीआई में आरटीआई और आरबीआई की आर्काइव से। मैं वो डायरेक्टर का फोटो दिखाऊंगा, मैं भी गया था साथ में। भाई साहब, हम सारे जब दस्तावेज लेकर के आते हैं तो आपकी आंखें फट जाएंगी, ऐसे ऐसे सच्चाइयां निकल करके आई हैं। वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, वो आपको कानूनों के वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे पास कम से कम 1 लाख लोग समझे हुए हो जाएंगे, ट्रेंड, जिनको हम ये कह देंगे कि तुमने ये करना है मतलब करना है, जिनको पता चल जाएगा। उसके बाद चालू होगी ना कहानी, तो असली तो बदलाव की कहानी जब चालू होगी। और जब हम देखते हैं, एक बंदा कह रहा था, बंदा क्या, बैंक मैनेजर था, मैं आपको बताऊं, अभी यूनियन बैंक का एक केस था 6 करोड़ रुपए का। उस पे हम लोग गए तो वहां पर जाकर के हमने वो बुला लिया, उसने जनरल मैनेजर था, जोनल हेड थे 3-4 और ब्रांच मैनेजर थे। तो कई जो लोगों ने बैठा लिया हमको दोनों को। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बैंक वालों की हालत बताता हूं। जनरल मैनेजर के जो वो थे ना, डिवीजन मैनेजर, क्या बोलूंगा मैं उसको, अभी जो वर्ड बोला था मैंने अभी, है
रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर से जब मैंने उसे एक हाथ मिलाया ना, हाथ मिलाते बोलता है, उन्होंने कहा, जब जो मेरे साथ में गया था भाई मेरा, जिसका लोन था, उसने हाथ की, ये मेरे भाई साहब हैं, हाथ ही मिलाया, मिलाते अरे आप तो वही है ना? मैंने कहा हाँ मैं वही हूं। ना कोई नाम लिया ना कुछ, कहता वही हूं। फिर उसके बाद चलने लगे कि बैठे, फिर हम लोग वहां पे बैठे, तो बैठने के बाद हाँ जी बताइए। मैंने कहा जी आप बताइए, बताइए क्या इरादा है? मैं कहा इरादा बड़ा नेक है और एक एक पाई चुकाने का इरादा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप अपना बता ही नहीं रहे हो कि आप ईमानदार हो। हमने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, आप लिख के दे दो ना कि आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो। क्या फ्रॉड किया? मैं कहा पहला फ्रॉड तो एक अभी बताता हूं। बोला क्या? मैंने कहा नीचे अभी अभी गाड़ी में से 2 लोग उतरे आपके, गाड़ी है यूनियन बैंक ने किराए पर ले रखी है और तुमने आगे और पीछे लिखा हुआ भारत सरकार। बोला हाँ। मैं कहा तुम सरकारी कर्मचारी हो? सीधा मैंने आंख में आंख डाल के बोला तुम हो सरकारी नहीं, सुविधाएं तो सरकारी कर्मचारी। अरे सुविधा छोड़ो, सरकारी कर्मचारी हो क्या? बोला नहीं। आरबीआई का कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है क्या? बोला नहीं। तो जब आरबीआई का कर्मचारी सरकारी नहीं, तुम सरकारी कर्मचारी नहीं, तो तुम गाड़ी के पीछे भारत सरकार किस लिए लिखवाते हो? ताकि जब किसी के घर में जाओ तुम कब्जा करने, तो लोगों को लगे कि सरकार आई है। ये डर बिठाना चाहते हो तुम लोगों के दिमाग में? मैं अभी कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। वो नहीं, छोड़िए, चलो अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, चलो कर लो, बताओ। सारी बातें कर दी, मैंने बता दिया, ये पेपर करेंसी वाले जो डेटा आपको दिया ये मैंने उसको भी दे दिया। बोले वो तो ठीक है जी आपकी बात बलारा जी। मैं कहा फिर? अच्छा एक काम कर लो। मैंने कहा बताओ। आप ये कह रहे हो कि हमने आपसे फर्जी रुपए में डील किया, नकली रुपए में डील किया। मैंने कहा हाँ मैं कह रहा हूं। आप ये आरोप लगा रहे हो? मैं कहा आरोप लगा रहा हूं, सरेआम लगाता हूं, मैं तो रिकॉर्डिंग में लगाता हूं। मेरी बात का तो जवाब दे देना कोई कि भाई तू झूठ बोल रहा है। ऐसे कहने से, फेसबुक पे या कमेंट बॉक्स में लिखने से बात थोड़ी बनेगी। सरकार आधिकारिक बयान जारी करके कह दे कि वो झूठ बोल रहा है, या आप कह दो, लिख करके भेज दो कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है। बोलते फिर एक काम कर लेते हैं। मैंने कहा बताओ, आपने हमसे हमने आपको फर्जी रुपया दिया। मैंने कहा आप हमको वो फर्जी रुपया ही दे दो, जो पैसा हमने दिया वही दे दो, बात खत्म। आप कह रहे हो आपने तो डिजिट ट्रांसफर करी थी, हाँ तो आप हमारे डिजिट ट्रांसफर कर दो। मैंने कहा एकदम 100% मैनेजर साहब, आप एक काम करो, यही बात लिख कर दे दो बस, जो आपने अभी बोला ना बस ये लिख कर दे दो और अगले दिन पैसे लो, क्योंकि इस पैसे में ट्रेड करने में सीधा अंदर जाएगा जिंदगी भर के लिए, मुझे पता है। वो ये कह ही नहीं सकता, तो फंसता है, वो चारों तरफ से फंसता है। वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा वो तो क्या लिखेगा। आप में से किसी ने आवेदन लगाया हुआ है क्या? कभी लगाया? हाथ खड़ा करके बताओ। अभी मैं बताता हूं इनके आवेदनों के जवाब में क्या आएगा पता है? बैंक की तरफ से वो बात ठीक है, बस हम डिनाई करते हैं, आपके आरोपों को डिनाई करते हैं, और आपने पैसे लिए थे पैसे जमा कराओ, बस यही करते हैं ना। वो जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब नहीं देंगे वो, और वो तब तक नहीं देंगे जब तक उनके दरवाजे के बाहर हर रोज कम से कम 100 आदमी जाकर नारे नहीं लगाएंगे। और कमाल की बात बताता हूं, हमारी टीम के सिरसा जिले के कलेक्टर ने गलती से हमारी टीम के बंदे को बैंक के सामने टेंट लगाने की अनुमति दे दी है, और कल से वहां टेंट लगने वाला है, सोमवार को। परसों देखिएगा बैंक के सामने हम, परसों या उसके 2 दिन बाद हम वहां क्या करने वाले हैं। अभी हम उनको बोलेंगे कुछ मत करो, आराम आराम से बैंकों के, मतलब 10, 20, 50 लोग बैठो, इनको लगेगा कि ये ऐसे ही चल रहा है, 10, 20 लोग हैं, चिल्ला चिल्लू के चले जाएंगे, और फिर एकदम वहां के आसपास के 3-4 जिलों से लोग आकर के, और वहां जब बताएंगे उनको कि हिसाब कौन देगा भाई, देश की जनता को लूटना बंद कब करोगे, तो पता चलेगा उनको कि यार ये तो उल्टा पंगा होने लग गया, परमिशंस भी नहीं मिलने लगी, फिर हमको जबरदस्तियां परमिशन लेनी पड़ेंगे। बैंकों को जवाब नहीं सूझ रहा है, और अब वो बहुत जल्दी ई ऑक्शन वाला ड्रामा चालू हो गया है। मतलब घर बैठे बैठे ऑक्शन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी
जिसके घर में नोटिस आ जाए ई ऑक्शन का, अगले दिन अखबार में निकलवा दो अगर आपने आवेदन लगाया हुआ है तो, वो ये कि बैंक ने हमारे ये खसरा नंबर, ये मकान नंबर आवेदन ये ई ऑक्शन के लिए निकाला है, हम आपको पहले ही जानकारी दे रहे हैं, इसका ऑक्शन हो भी गया तो तुमको कुछ नहीं होने वाला है, कब्जा कुब्जा किसी को नहीं मिलना, बैंक ने फ्रॉड किया हुआ है, जब तक ये मसला हल नहीं होता कोई आदमी मेरी जमीन खरीदने की कोशिश ना करे, ऐसा कह के लगा दो अखबारों के अंदर और साथ में भेज दो डीसी को नोटिस कि ये गलत काम कर रहा है बैंक, अगर ये ऑक्शन कर दिया तो फिर जान माल की जो हानि होगी वो आप जिम्मेदार होंगे। ये जो इसको समझाओ पहले ये क्या गलत काम कर रहा है, पहले हमारे सवाल का संतोषजनक जवाब दे, सिर्फ जवाब नहीं, संतोषजनक, जो सही सवाल पूछा उसका। और बैंक के पास रिप्लाई है ही नहीं है, असल में कुल मिला के किसी के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। आप किसी बैंक के अधिकारी से जाकर पूछो कि मुझे ये 2000 रुपया देकर के इसके बदले में अपने रुपए चाहिए, उसको पता ही नहीं रुपए क्या होता है, किसी को रुपया पढ़ाया ही नहीं गया, पूरी इकोनॉमिक्स में किसी को नहीं पढ़ाया गया रुपया क्या होता है, और चल रहा है ड्रामा करते हैं वो, बोला डेफिसिट करेंसी हो जाएगी, फिर वो डॉलर के मुकाबले हो जाएगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां से हो गया, रुपया इंडिपेंडेंट है भाई, लेकिन हां गड़बड़ हो जाएगी जब ई रुपया बन जाएगा इसका नाम, जब डिजिटल करेंसी आ गई फिर इसके बदले में सोना आपको नहीं मिलने वाला है। और आजकल का जो नया बच्चा है जो मोबाइल में यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि ये खाली डिजिट हैं, ये रुपया नहीं है, वो तो फिर भी नोट है, रुपए का नोट, वो जो मोबाइल में है वो तो नोट भी नहीं है, समझ रहे ना, उसका तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब हवा के डिजिट को ही रुपया मान बैठा है, तो उसको तो पता ही नहीं है। इसलिए मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि हमें कैश में ट्रांजैक्शंस करने हैं, और बैंक वाले ज्यादा फाइन पे फाइन लगाते हैं तो इनका इलाज भी अपन बांधेंगे, 0 चार्जेस करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। एक तो रुपया टाइम पर मिलना चाहिए और एक कोई चार्ज नहीं चाहिए हमको, या ऐसा कुछ हमको बनाना पड़ेगा। दूसरा, डिजिटल करेंसी रोकना इतना ज्यादा जरूरी है आप सोच भी नहीं सकते। सीबीडीसी के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, अगर आप लोग देखेंगे तो, यहाँ पे समय लगाने का कोई लाभ नहीं है। बस इतना, बस आप ध्यान रखिएगा कि रुपया जब तक रुपया है और आप रुपये की लड़ाई लड़ रहे हैं तभी तक आपके हाथ में कुछ है। जैसे ही सीबीडीसी आया आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आवेदन कैसे लगाना है हम आगे आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे, सवाल कर लेते हैं तब तक। हाँ, प्रोसेस कैसा करना है? अच्छा, प्रोसेस का ही क्वेश्चन है। प्रोसेस का ये है, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हम लोगों को ये रखना है कि जो भी व्यक्ति आवेदन लगाना चाह रहा है वो अपनी टीम से ही संपर्क करे। इसमें कोई ये नहीं है कि हमको एक ही आदमी, 2 ही आदमी या 4 ही आदमी संभाल सकते हैं। एक तो नवनाथ भाई को हमने बोला हुआ है कि आप उनको दे सकते हैं अपना आवेदन। दूसरा, आप यहां पर आनंद भाई को अपना आवेदन दे सकते हैं। आपने आवेदन दे दिया, अगर कोई तीसरा आदमी महाराष्ट्र से आवेदन लगा रहा है, और यह ध्यान रखना है जो भी आदमी आवेदन लगाएगा, जब वहां ये आवेदन लगाएंगे तो वहां हमारे वीर सिंह के पास इनका एक रिकॉर्ड बन रहा है। उस रिकॉर्ड में, रजिस्टर में कितने नंबर पे आपका आवेदन अंकित है, ये आपके पास अगर आंकड़ा नहीं है तो आपका आवेदन समझो नहीं लगा है। समझ गए ना? कोई बात नहीं, मिल जाएगा। जिन्होंने इनको दिया है दोनों को तो मिल जाएगा उनको, तो जो बाकी ने किसी और को दिया है तो कोई चक्कर नहीं है। एक नंबर हम लोग आपको दे देंगे कि इस नंबर पे आपका रजिस्टर में एंट्री है। अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी कभी आपको बताना हो तो उसको बता सकते हो आप डायरेक्टली कि मेरा इस नंबर पर एंट्री है, मेरा ये वाला आवेदन नंबर ये है, आवेदन संख्या, जो मतलब अपनी लोकल लेवल पे। उसके 2 लाभ होंगे। पहला लाभ ये कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है आपस में लेन देन का, वो फेयर होगा, वो ईमानदारी से होगा। ठीक है ना? इसमें ये नहीं मान के चलना, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में हर गांव में हमने एक आदमी को ये चार्ज देना है। हर गांव में हमको पूरा भारत कर्ज मुक्त करना है। इसमें मतलब मैंने आज तक कभी किसी से कोई सिंगल पैसा नहीं लिया है इसमें, ना मेरे व्यक्तिगत तौर पे कोई खर्चा इसमें नहीं, किसी का भी नहीं हुआ व्यक्तिगत इस पे खर्चा।
अभी हमने मतलब हमारे पास लगभग 3-1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, 3,40,000 के करीब, और हमने वो मंगवा लिया प्रचार सामग्री 22-23 लाख रुपए का, 25-1 लाख का था वो मतलब वो देने के बाद हमारे पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है कुछ भी। तो कुछ हमारे पास इसमें नहीं रहता है। आपको इसमें हमने जो चार्जेज रखा है, चार्जेज क्या है एक्चुअली, चार्जेज नहीं कहेंगे हम इसे, सहयोग राशि बेसिकली है ये, जिसमें हमने 10% तय किए हैं। 10% में भी ऐसा नहीं है कि आपको 10% शुरू में ही पे करना है। जब आपका आवेदन आएगा, आपके आवेदन की अमाउंट को देखकर, उसकी सीरियसनेस को देखकर, उसकी कैपेसिटी को देखकर हम आपको एक अमाउंट बताएंगे। वो नॉमिनल सी अमाउंट है जो आपको अपना ड्राफ्ट तैयार करने का देना है, कागज तैयार करने का, वो दे दिया। महीना 2 महीने में आप रिलैक्स हो गए, आपको ट्रस्ट हो गया, तब तक आपने अपनी टीम तैयार कर ली, आपको मालूम पड़ गया। उसके बाद जो भी समाज का काम है उसमें आपको सहयोग करना है। वो इट्स नॉट कि वो आपको किसी को पे करना है। मतलब 10% तक तो हम आपसे जबरदस्ती भी ले लें कि दो भाई तुम्हारा हिस्सा बनता है इतना समाज का, वो समाज के काम पे ही लगाना है आपने। हाँ, जो आवेदन लगा रहे हैं साथी, मान लीजिए उनका भी तो खर्चा है अपना, तो अगर वो 1-2% आपसे बोलते हैं कि आप उनको, मेरे ख्याल से वो आपको दे देना चाहिए उनको, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो बताएगा वो बता के ले लो कि भाई मेरे को भी इतना खर्चा मेरा हो गया है, वो आप ले लो, वो दे दो। उसमें मेरे ख्याल से कोई पारदर्शिता होनी चाहिए, बस ठगी किसी के साथ नहीं करनी है, झूठ किसी के साथ नहीं बोलना है। अगर मान लो ये रहता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि थोड़ी अमाउंट में तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा आती है और आप स्टेट में कोई काम कर रहे हो, तो स्टेट के लिए भी हमने ये रखा हुआ है कि कल को अगर मान लो महाराष्ट्र से इकट्ठा होता है जो पैसा, हम एग्जाम्पल के तौर पे यही बोल देते हैं कि मान लो 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ, तो हम उसमें से 40,000 रुपया महाराष्ट्र स्टेट को ही देंगे कि आप अपना स्टेट के जो काम एक्टिविटीज करनी है उस पर लगा लो, और 60,000 रुपया उधर भेज दो जो हमको पूरे देश के अंदर करना है। तो ऐसा भी हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट ए, कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक नियम तय किया हुआ है कि जनता सरकार मोर्चा में कभी कोई पैसा इकट्ठा नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। मतलब उसमें उतना ही पैसा इकट्ठा होगा जितना खर्चा करना है अपने को, खर्च करने के लिए ही इकट्ठा होगा। बस खर्च हो गया, उसके बाद एक्टिविटी को रोक दो, फिर पैसे की इनकमिंग बंद कर दो। पैसा चाहिए फिर कर दो। देश के लोग ऐसे थोड़ी ना हमको मतलब कमी नहीं आने देंगे, मुझे ऐसा भरोसा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो वो आवेदन लगाएंगे। आवेदन मेन जो मुख्य काम है वो ये है कि कल को जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे या हाई कोर्ट में जब 2011 के कॉइनेज एक्ट को चैलेंज करने के लिए जब हम निकलेंगे, तो उस टाइम पर आपका उस रजिस्टर में नाम है तो चैलेंज होगा, फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपने, जैसे कुछ वकील लोग होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट को उठा लेते हैं, वो उसी को एज इट इज पेलते रहते हैं। उनको लगता है ड्राफ्ट ही तो चलाना है, वो कागज लगता है उनके लिए। ऐसे होता तो यार हमें नीचे नीचे बहुत सारे लगा देते, फिर हमें क्यों कहना पड़ता आनंद को टिकट करा भाई फटाफट, हमारे टिकट तेरे को करानी पड़े। तो हम कहते हैं अरे तू टेंशन मत ले, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। तो वो क्योंकि संगठन का काम है, क्योंकि सबका काम है, तो सबके हित में ही हो और सबकी सहायता से ही हो, तभी मेरे ख्याल से बेटर रहता है। और इसीलिए हमने इस पे थोड़ा सा ये रखा हुआ है कि वो सबकी जानकारी में रहे। तो वहां भी वो सिर्फ एक आदमी की जानकारी में नहीं रहता है, 3-4 लोगों की जानकारी में रहता है कि आज इस नाम से आवेदन आए, इसमें ये नाम, इस एंट्री इसकी इस जगह पर है, इसकी एंट्री यहाँ पर है, ताकि कल को कोई कागज गुम हो जाए तो हमारे पास वहां पर वो रहे। तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पास में वो रहे। तो कोई डाउट रहेगा तो आप बताना आगे। जेएसएम के मालक और चालक कौन है? देखिए, मैं आपको शायद इसमें बता चुका, शुरू में ही हमने बताया था। जेएसएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें देवेंद्र बल्हारा भी सिर्फ गिरफ्तार हुआ, सबसे पहले बोला, दिखाई दिया लोगों को। बोल तो पहले और भी रोक देते, ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले बोले, हम दिखाई दिए, हम चिल्लाए, थोड़े ज्यादा जोर से चिल्ला पड़े, तो ध्यान थोड़ा लोगों का आकर्षित हुआ, फिर हम चल पड़े और फिर लोग साथ आते चले गए। तो इसमें अगर मैं अपनी डेफिनेशन भी आपको दूं तो मैं फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हूं। मतलब मैं आप सब में से बड़ा नहीं हूं या आपका कोई नेता नहीं हूं, तो कोई भी नहीं है। तो कोई इसका मालक नहीं है, कोई इसका चालक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो जेएसएम का अकाउंट हो। हम किसी का भी सोसाइटी का अकाउंट ले लेते हैं कि तू अपने अकाउंट में मंगवा ले पैसे फिलहाल के लिए,
जब जरूरत पूरी हो जाएगी अकाउंट को बंद करवा देंगे, फिर दूसरी उसमें ले लो, फिर तीसरी में ले लो। तो अभी इसमें क्या प्लान कर रहे हैं हम कि जैसे किसी को आयुर्वेद पे काम करना है तो आप आयुर्वेद की अपनी शाखा बना सकते हो, तो आप अपना संगठन बना सकते हो आयुर्वेद वाले सारे मिलकर के। तो जो जेएसएम में ऊपर से कोई पैसा आएगा तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जेएसएम के पास कुछ नहीं बचेगा। समझ गए ना? जेएसएम प्योरली लीडरलेस है। इसका प्रोसेस क्या है कि नेचुरल लीडरशिप, जैसे आपके ऊपर लीडरशिप किसी की थोपी नहीं है, पर आपने अपने आप से मान लिया कि किसकी बात को ट्रू मानना है। तो जो जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो सच्चे हैं वो अपनी जगह अपने आप बनाते चलेंगे, और जो आपस में जूतम पजाई कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो बिना मतलब का इश्यूज उठा रहे हैं, वो अपने आप वैल्यू खो देंगे अपने लोगों के बीच। ना हम एस्टेब्लिश करने वाले किसी को, ना हम किसी को एस्टेब्लिश करने वाले। जो समाज के हित का काम कर रहा है वो अपने आप लीडर बन जाएगा, जो अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ में है वो अपने आप डाउन चला जाएगा। कोई किसी को कुछ नहीं कहने वाला, सिंपल। क्योंकि इसमें हम कह ही नहीं रहे ना आप हमारे साथ जोड़ो, आप हमारे को 20 लोगों का नंबर दो। हम कह रहे हैं आप अपने 20 लोगों की टीम तैयार करनी है, तो यू आर यूर लीडर। आप 40 की कर लोगे तो एक संगठन से मजबूत हो जाओगे, आप 100 की कर लोगे, आप 200 की कर लोगे, आप ऑटोमेटिकली बॉर्न लीडर जो है वो अपने आप लीडरशिप करेगा। तो जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो जेएसएम में है, जो बेईमानी कर रहा है वो जेएसएम में नहीं है। इसीलिए कभी भी अगर देवेंद्र बल्हारा भी कोई गलती करता है तो आप सभी लोग एक सुर में बोल सकते हो, इसका जेएसएम से कोई लेना देना है ही नहीं। गलत काम का जेएसएम से कोई लेना देना है ही नहीं। समझ गए ना? सिर्फ अच्छे काम का जेएसएम से लेना देना है, बात खत्म। गॉट इट? लीडरशिप है वो नेचुरल इवॉल्व होगी, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, किसी के ऊपर लीडरशिप थोपी नहीं जाएगी कहीं पर भी। 20 लोगों की टीम होने के बाद आगे की गाइडलाइन बताएं। पहले 20 बना लीजिए और उसके बाद क्या करना है, ट्रेनिंग बता दीजिए आगे। मतलब फिर क्या करना है, 20 के बाद में 200 बना लो। अगर पहले से बना लिए 20 लोगों की, मैंने बोला 20 कोई लिमिट थोड़ी है ना। एक गांव में बन गई, दूसरे में चालू कर दो, दूसरे में बन गई, तीसरे में चालू कर दो। जितने मजबूत हो गए उतनी जोर से आपकी आवाज सुनी जाएगी। भाई दहाड़ना है आपको, प्रशासन के सामने खड़ा होना है। 20 तो कम से कम बोला है, ज्यादा की लिमिट थोड़ी रखी है अपन ने। ज्यादा की तो जितनी मर्जी, तो मैं अपनी टीम बनाता हुआ घूम रहा हूं ना पूरे देश में, तो आपसे घूमा जाए आप घूम लो, है कि नहीं? टीम बनाते ही जाना है। मतलब ये लड़ाई रुकने वाली थोड़ी ना, ये तो कभी ना रुकने वाली लड़ाई अपन ने चालू कर दी है, तो ये तो कभी नहीं रुकने वाली। इसमें तो हमें बहुत सारे रास्ते खोजने हैं। कल को अगली पीढ़ी को एजुकेशन का रास्ता देना है, अपना गुरुकुल, अपना स्कूल कैसे खोलना है। अभी जैसे आनंद ने आपको बताया कि आप इन्होंने ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट चालू करी है, तो कल को इन लोगों को कैसे साथ में देना है। अभी आप लोग जितने हैं सारे एक दूसरे से मुलाकात करिए, ग्रुप में शामिल होइए, एक दूसरे से बात कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी फ्रीक्वेंसी का आदमी है तो 5-5 लोग मिलकर कंपनी खोल लीजिए। कंपनी को रजिस्टर कराने में कितना पैसा, कितना टाइम लगता है। कंपनी रजिस्टर कराइए, उस कंपनी में बाकी लोगों की मदद से पैसे का ट्रांजैक्शन कीजिए, उसमें जल्दी, बहुत जल्दी 20-30-50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर डालिए। बैंक वाले अपने आप लोन देने के लिए आएंगे। छोटा सा लोन ले लीजिए, छोटा सा लोन लेकर के फिर अपना काम चलाइए, फिर वो लोन भर दीजिए, फिर बड़ा लोन देगी वही बैंक, फिर बड़ा लोन ले लीजिए, फिर उसको भरना चालू कीजिए, फिर और बढ़ा लीजिए। फिर जब 100 करोड़ के लोन के लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद फिर कर दो। कंपनी तो फेल हो गई, कंपनी तो डूब गई। क्योंकि कंपनी जब डूबती है तो मालिक के सिबिल पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी लायबिलिटी नहीं होती है। इसलिए अंबानी की एक कंपनी डूबती है, दूसरी को लोन मिल जाता है। तो कंपनियां डूब गई है तो कंपनियां बनाइए ना, आपके लिए रास्ता दिया तो हुआ सरकार ने। आप खामखाई प्रोप्राइटरशिप में चलते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाई है। इतने सारे लोग आपको मिला दिया, हमने आपको इकट्ठा कर दिया, 5-5 लोग 10-10 मिलकर, मतलब ऐसा कंपनियों का जाल बिछा दीजिए, है कि नहीं? काहे को इतना को टेंशन लेते हो, अपने पर्सनल लोनों के चक्कर में कहीं पड़ते हो। सिविल खराब होने का चक्कर ही नहीं है, कंपनी बनाइए। कंपनी राज होगा ना, उनको कंपनी राज चाहिए ना, हम देंगे तुमको कंपनी राज। वो कंपनी जेएसएम की होगी फिर, है कि नहीं? मतलब हमको जब भी कुछ करना होगा वो कंपनी करेगी। तुम व्यक्तिगत लोगों को व्यक्तिगत लाभ देना चाहते हो तो लोगों को दो, नहीं तो हम हर गांव में जाकर देखो किसानों के साथ बड़ा ठगी हो रही है।
किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 एकड़, किसी के पास ऐसा करके उनको बोलो कि तुम्हारे नाम की कंपनी बना देते हैं, तो तुम्हारी जो मटेरियल है, तुम्हारा जो सामान है, वो कंपनी खरीदेगी, है? कंपनी ने खरीद लिया, अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसकी प्रोसेसिंग करेगी, कंपनी उसको साफ करेगी, उसमें से बढ़िया बढ़िया बीज निकाल लेगी। टमाटर बनाया है तो उसकी सॉस बना लेगी, उसको सुखा करके पीस के पाउडर बना लेगी। अगर मिर्च बनाई है तो उसका अचार बना देगी। अगर आपने दूसरी मिर्च कोई और है तो आप आम है वो दूसरे अचार है वो बनाएगी। गांव के लोगों के पास कितना सारा काम होता है, कंपनी बनाइए, अपने पास पूरे देश में नेटवर्क बन ही रहा है, जिसका मटेरियल हो। अभी कोई ऐसा आयोजन होगा, जैसे राजीव भाई का अभी जयंती आने वाला है, ऐसी जगह पे हम अपनी स्टॉल लगाएंगे, जिसका बढ़िया अचार है उस कंपनी का अचार बिकना स्टार्ट हो जाएगा। चालू करिए, ऐसे ऐसे बनेगा ना, मतलब सारा का सारा ऑर्गेनिक। जब पता लगेगा कि ये कंपनी जेएसएम से जुड़ी हुई है, जैसे पहले क्या था, राजीव दीक्षित जी के नाम पर बहुत से लोगों ने ठगी बहुत करी लोगों के साथ, फर्जी माल भी बेचा, उनका नाम लग जाए था, है? तो ऐसा करके हम लोग वो नहीं करेंगे। जब ये पता लग गया कि जिसमें राजीव भाई का नाम भी है, जेएसएम का नाम भी है, तो ठगी नहीं करेंगे। तो हम लोग, हमारा नाम ही इस बात के लिए मशहूर हो जाएगा कि अगर जेएसएम का माल है तो प्योरिटी की गारंटी है, टेंशन ही खत्म है। तो फिर कस्टमर भी बहुत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्लाइंट भी मिलेंगे, कस्टमर भी मिलेंगे, मार्केट भी मिलेगी, सब मिलेगा, भूखा नहीं मरेगा कोई भी। अपन जो लोग समाज के काम कर रहे हैं, अगर जब तक आंदोलन का काम कर रहे हो, तो महीने में 10 दिन आंदोलन का काम करा, 20 दिन खाली बैठे हो, अपने प्रोडक्ट बेचो ना यार, आप अपने प्रोडक्ट बनाइए ना, आप कंपनी के मालिक हो, जितना सामान बिकेगा आपकी कंपनी बढ़ेगी, उसमें दिक्कत ही क्या है? दिन रात जितना काम करोगे आपकी कंपनी का काम है, जेएसएम का प्रचार करोगे तो भी आपकी कंपनी का ही प्रचार हो रहा है। तो हर आदमी कनेक्ट हो जाओ ना इस तरह से। क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचते हो कि ये अलग है या वो अलग है? जितने आप ईमानदारी से काम करोगे उतना आपको मजबूती मिलेगी। गड़बड़ वहीं आएगी जहां हम लोगों के अंदर चोर आ जाएगा, बस गड़बड़ वहीं है, समस्या बस वहीं आएगी। अगर चोर नहीं है तो दब के मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत खाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि इसमें हमने तय किया है कि एक तो जिसके हाथ में माइक रहेगा वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, एक तो ये फायदा रहेगा। तो जो माइक है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, तो जो भी स्टेज पर आ गया उसको टिकट नहीं मिलने वाला मतलब उसको चुनाव लड़ने का कोई लॉजिक नहीं है उसका। अच्छा, दूसरा फंडा क्या है कि जैसे अगर मान लो अभी कुछ लोगों ने मेरी बात को स्वीकार करना शुरू किया है, तो हमने ये तय किया है कि जब भी कंपनी बनेगी, जैसे हमने बनाया कि ई कंपनी बनाएंगे हम, तो अभी पहले स्टार्टिंग में जो लोग लेवल 2 की ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो 19 तक जो मेहनत करे, जो जेन्युइन लोग होंगे, उन सब के कोलैबोरेशन की एक कंपनी बना देंगे पूरे भारत की, जो पहली लेयर की होगी, जिनके तक हम लोग पहुंच गए। तो वो जो कंपनी बनेगी उसमें उनकी फैमिली का पार्टनरशिप बराबर रहेगा कि कल को मान लो बाय चांस ऐसा हो गया कि किसी को काम करते हुए कोई हानि हो गई, तो उसकी फैमिली कम से कम भूखी नहीं मरेगी, उसकी गारंटी है। वो पैसा जितना कमाएगा, कि जैसे बराबर की पार्टनरशिप है, बराबर की पार्टनरशिप में प्रॉफिट का बराबर हिस्सेदार है। मैक्सिमम लिमिट इतनी है कि महीने में इतना निकाल सकते हो, तुम्हारा घर का खर्चा कितना है, इतना महीने का निकल गया, उसके बाद बाकी का पैसा जो अगर बचा तुम्हारा प्रॉफिट, तो तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे ही खाते में ऐड होता जाएगा, तो तुम्हारी मालकियत उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो अब इस सिलसिले में मतलब क्या नुकसान है? बस मैंने ये सोचा है कि जब तक मैं रहूंगा, जिंदा रहूंगा, जब तक जेएसएम के साथ रहूंगा, किसी भी कंपनी में, किसी भी ग्रुप में मेरा नाम नहीं आएगा। मतलब मैं कोई पार्टनरशिप नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ मतलब मांग के ही गुजारा कर लूंगा आप लोगों में से, आधा एक रुपया लेके भी काम चला लूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं घुस गया तो फिर, क्योंकि क्या होता है कि जो आदमी का ज्यादा प्रचार होता है ना, वो आदमी अपना सामान ज्यादा बेच सकता है, सीधी सी बात है। अगर मान लो मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो मैं अपना सामान बेच सकता हूं। अब मेरा एजुकेशन का फील्ड है, मेरे एजुकेशन के फील्ड में मैं बताता हूं, मैंने जब अपनी टीम को ग्रो करना शुरू किया 2016-17 में, तो 16 से पहले की बात बता रहा हूं, प्राइवेट स्कूल के साथ हमने टाई अप किया। प्राइवेट स्कूल में मेरा जैसे काउंसलिंग का काम है, मेरे से कोई काउंसलिंग करवाता है तो 1.5 लाख रुपया अभी फीस है जैसे, लेकिन अगर मेरी टीम से कोई करवाता है तो ग्रुप में कराता है चंक में, तो 10,000 रुपया हो गया। तो प्राइवेट स्कूल से सेटिंग करा, 4,000 बच्चा है, 10,000 पर बच्चा किया, प्रिंसिपल को 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया दिया, उसने अपना काम चालू कर दिया, वो काम चालू कर देती है। उसके बाद में 4,000 बच्चा 10,000 के हिसाब से 4 करोड़ रुपया बनता है, 20 लोगों की टीम है,
तुम खाओ कमाओ मौज करो, कोई चक्कर नहीं, कितना पैसा मुझे नहीं चाहिए इसमें से, क्योंकि मैंने जब ये विद्या बनाई थी तो मैंने ये कहा था इससे मैं अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा। तो जब मैं वो कंपनी बनेगी, उस कंपनी में वो जो साथी होंगे उनको जब वो काम मिलेगा स्कूल का, तो सबको प्रॉफिट मिलेगा उसका, मतलब उस 4 करोड़ में भी मेरा कुछ नहीं होएगा, इसकी गारंटी है। मतलब जितना हम करेंगे सब कंपनी में, तो आपकी ग्रोथ होएगी सिंपली। इस तरीके से हम लोग एक फैमिली की तरह आगे बढ़ने का प्लान है। डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग इसको आगे लेके जाते हैं, कितने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी अभी चाहिए रिजल्ट, बस कल सुबह तक ही चाहिए सारा माल ना, तो वो उनका भी पता चल जाएगा। जिनको 6 महीने के लिए, वो 6 महीने। मैं सोच रहा हूं कि हम सदियों तक इसको ऐसा बनाएं, जो मैंने 2015 की मेरी एक वीडियो में मैंने बोला था, वो तो चैनल उड़ गया, जिसमें मैं एक पूरा का पूरा परिवार बनाने के लिए समाज में उतरा हुआ था। वो पहले से कुछ लोग चिन्हित थे, जिसका नाम मैंने रखा था ब्रात्वा। ब्रात्वा इज ए रशियन वर्ड, इट्स यूज फॉर द ब्रदरहुड। तो हम ऐसे भाई इकट्ठे होंगे जो खून से भाई नहीं है, लेकिन हम कर्म से भाई रहेंगे, सोच से भाई रहेंगे, और भाई भाई एक दूसरे की फैमिली के लिए करेंगे। ये मैंने एक विचार जन्मा था 2015-16 में। बाद में फिर ये सब चेंजेस आते चले गए, तो अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, तो जीएसएम ले लेंगे नाम, अपने को क्या, नाम से क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हम सब लोग एक बड़ा परिवार बन के और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इकट्ठे। अगर फ्लैट और गाड़ी की जब्ती के समय साथी किसी कारण उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अकेला उनको कैसे जवाब दें? बस वो आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसका जवाब का देखिए, जवाब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब दोबारा देना बनता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। डॉक्यूमेंट का जवाब डॉक्यूमेंट से दिया जा सकता है, गुंडागर्दी का जवाब डॉक्यूमेंट से नहीं दिया जा सकता। अगर वो लोग पूछ रहे हैं खाली, तो उसको बताने के लिए डॉक्यूमेंट है। अगर वो गुंडागर्दी करने आए तो फिर कोई डॉक्यूमेंट काम करेगा ही नहीं। वहाँ तो लोगों का काम तो लोग ही करेंगे, तलवार का काम तलवार, सुई का काम सुई, यही एकमात्र रास्ता है। अगर हम दिन में 1 घंटा रोज जेएसएम के लिए देना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? एनीथिंग, वट एवर यू डू, आप जो भी करते हैं, आपने लोग जोड़ने हैं बेसी तरह से, मतलब लोगों का संगठन आपको तैयार करना है। इट्स नॉट फॉर जेएसएम बेसिकली, इट्स फॉर योर सेल्फ। ये आप ही की एक ढाल बनकर तैयार हो रही है, आप ही का सुरक्षा चक्र बन रहा है ये। इसमें जेएसएम का कुछ नहीं है। जेएसएम का तो रोल इतना सा है कि वो आपको बाकी लोगों से मिलवाने का एक मौका दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब यहां जेएसएम ने ये ट्रेनिंग नहीं ऑर्गेनाइज की होती तो आप एक दूसरे से नहीं मिले होते। तो आप एक दूसरे का नंबर लेके जाइए, नाम लेके जाइए, एक दूसरे से मिलिए। हमको क्या करना है, हमको ना मराठी आती है, ना आप लोगों के साथ रहना है, ना आपका साथ कुछ करना है। रहना तो आपने है ना, आपको मिलवाने का काम अपना है कि जो लोग एक सोच के हैं, जो एक जैसा सोचते हैं, वो लोग आओ, मिलो और दूसरे से फिर इसको बढ़ाओ और संख्या को बढ़ाओ। तो अपना काम इतना सा मात्र है, तो आप अपनी संख्या को बढ़ाते जाइए, बस यही एकमात्र तरीका है। फिलहाल आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम आदेश दे पाएंगे। अभी देखो, कलेक्टर के पास गए हुए हैं, कलेक्टर के पास देखा कि पीछे 3 आदमी हैं, तो माई बाप आपको ये करना पड़ेगा जी, कर दीजिए जी, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम देश की जनता हैं, आप ही के मतलब ज़िले में रहते हैं, हमको ये दिक्कत है, हमको ये कहना पड़ेगा। पीछे देखते हैं कि यार पीछे 1000 आदमी, ओए बात सुन धर्मपाल, नौकर है, नौकर की तरह बात कर, इधर जनता खड़ी है, मालिक हम है, फिर ऐसे बोलेंगे भाई। या तो आप डीसी को बोलो हमारी मांगे भर दो, मतलब मांगे पूरी कर दो, या फिर कह दो हमारी आदेश पूरा करो। ये तो आपके ऊपर कितने लोग होंगे इसके ऊपर निर्भर करेगा, समझे ना। कंटिन्यू। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आईडी, मोबाइल बैंकिंग ये सब यूज करें या इसको बंद करें? ये मेरा काम थोड़ी ना है। मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीजें आपकी गुलामी का ही रास्ता है। आप रहना चाहते हो गुलाम इनके रहिए, आप मुक्ति चाहते हो मुक्त हो जाइए, ये तो आपके ऊपर है, डिसीजन इज योर्स। गोल्ड का जो एग्रीमेंट अंग्रेजों के साथ किया है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं उस टाइम में? कोई ना, देखो बड़ा सीधी सी बात है, अगर अपने पास संख्या अच्छी है, हम देश के जागरूक लोग इकट्ठे हो गए, तो हमारे हरियाणा में ना लोन को चुकता करने का एक तरीका और भी है हमारा देसी हिसाब में। नाटना पता है क्या होता है? नाटना, नाटना पता है ना?
नाटना, हमारे हरियाणवी में नाटना बोलते हैं मना करने को, और पाटना बोलते हैं जैसे कर्जा पाट गया, मतलब कर्जा उतर गया। तो हमारे हरियाणा में कहावत है नाट्या कर्जा पट्टा, समझ गए ना? बोल दो नहीं है, ले कहां से लेगा भाई? गोल्ड का एग्रीमेंट है ना, वो किन सरकारों का है? उन सरकारों का है ना। जब सरकार जनता की होएगी, कुछ ले लेंगे क्या? देखो, अगर आप संख्या बढ़ाते हो, 19 नवंबर की जो रैली होगी, उस रैली के बाद हम आपको एक ऐसे पॉलिटिकल विचार भी देने वाले हैं जो ये तय करेगा कि सरकार जनता की ही आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना आए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बिहेव करती हैं, तो वो हम नहीं करने वाले हैं कि उनके हिसाब से चलें। लेकिन वो कैसे होगा, वो सब तय होगा कि कितने लोग हमारे साथ आएंगे। और 22 और 23 तारीख को जो अपनी मुंबई वाली मीटिंग है, नवी मुंबई वाली, उसमें आप अपने लोगों को भेजिए जितने ज्यादा संभव हो। वहां हम लोग उसका एक सैंपल भी आपको देने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से अपने एमएलए एमपी को मुट्ठी में काबू में रखने वाले हैं। उसका एक तरीका बताएंगे कि सरकार किसी की भी हो, ताकत हमारे पास ही रहेगी, जनता के पास। मतलब कलम 411 क्या? 411 कलम क्या? कलम 411 क्या? कलमावर पोलीस सोना टाकला उचलतात व चोरांचे बळजबरीने सोने, कुणाचे आहे हा प्रश्न? कलम 411 वर काही करू शकतो का? या कलमावर पोलीस सोना फिर कर लेना, अगला देख लो। मैंने जो आवेदन बैंक को दिया है, बैंक उनका जवाब नहीं दे रही है, परंतु मुझे पुलिस से हरेसमेंट कर रही है और इस सब पर मेरी गांव में मेरी छवि खराब कर रही है और गांव वालों को मेरे खिलाफ कर रही है। अब एक तरफ गांव और एक तरफ मैं खड़ा हूं और गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव में बाहर वालों का काम नहीं है, यानी जेएसएम का काम नहीं है। नहीं, ये लाइन बिल्कुल गलत लिखी है, जितने भी लिखी हैं। कोई इन लाइनों का कोई लॉजिक नहीं है, कहीं पर कोई लॉजिक नहीं है। बैंक वाले देरी कर रहे हैं, ये लाइन एकदम ट्रू है। पुलिस हरासमेंट कर ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती पुलिस, तो ना पुलिस आ सकती, ना पुलिस फोन कर सकती, ना पुलिस कुछ कर सकती। ये गलत लाइन है, जिसने भी लिखी है बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। आपके गांव में आ ही नहीं सकती यार, पुलिस का काम ही नहीं है पैसे दिलवाने का, ना दिलवाने का। बैंक का जो रिकवरी वाले हैं वो कर सकते हैं, पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है। और रही बात गांव वालों की, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी गांव में छवि, जिसका भी ये चिट्ठी है उसका मतलब है उसकी छवि गांव में बिल्कुल इतनी खराब है कि उसके साथ गांव का एक आदमी नहीं है। अदरवाइज आप इस बात को बताओगे और गांव वालों को बताओगे कि तुम्हारे साथ ठगी हो रही है, सारा गांव साथ में आएगा। वो तो जेएसएम के बाहर वाले का काम क्या है कि जहां वो उसकी जिंदगी बचनी है, पूरे गाँव को बचाने का काम कर रहे हैं, वहां कोई गाँव नाटक मना थोड़ी कर सकता है। तो हाइपोथेटिकल सवाल नहीं बनाने का है मेरे ख्याल से, सवाल एक्चुअल हो जो वहां पर हो, जिस पे हमने काम किया हो। तो कहाँ तक हो गया बस? हाँ। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सत्ता, पैसा, संपत्ति, फौज, न्यायालय सब इनका है, तो हमको न्याय कानूनी और से कैसे मिलेगा? उन सब कानून तोड़ के हमें कौन सा कानून बनाना पड़ेगा? देखिए क्या है कि ये तब तक है जब तक हम अकेले अकेले लड़ रहे हैं। जैसे ही हम संगठित होकर के जनता की अदालत के थ्रू जब ये मुकदमे जाएंगे ना, तो सरकारों को या कह लीजिए अदालतों को फिर न्याय करना ही पड़ता है। क्योंकि जब ये मालूम पड़ जाए ना कि अदालत को पता चल गया कि देश के लोगों को मालूम पड़ चुका है कि हम लोग एक ही गलबाहियां खेल रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उस टाइम न्यायपालिका में विश्वास दोबारा बनाने के लिए न्यायपालिका को कुछ निर्णय ऐसे देने ही पड़ते हैं कि देश के लोग वापस फिर से न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करने लगे।
और ये केवल तब होता है जब देश की जनता को सब पता है, ये बात अदालत को भी पता हो। अदरवाइज जो चलता रहेगा वो चलता रहेगा, अन्याय होते रहेंगे, फैसले बिकते रहेंगे। यहां फैसले होते हैं, असल में न्याय तो होता ही नहीं है। कोर्टों के अंदर ना सिर्फ फैसले होते हैं। और एक बात होती है कि यहाँ जस्टिस जो है वो अफोर्डेबल है तो आपको मिलेगा, आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लिए हमें जो व्यवस्था, जो कानून है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप अपने गांव को मजबूत कर लेते हो, अपनी पारंपरिक चीजों को दोबारा से अपनाने की कोशिश करते हो, तो आपके ऊपर देश का कोई कानून लागू होता ही नहीं है। सीधी सी बात है, इसका इलाज है, बड़ा आसान है। लेकिन यदि आप इसी तरीके से रहना चाहते हो, फिर आपको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आपको वहां पहुंच करके ही कानून बदलने पड़ेंगे, और वहां पहुंचकर आप कानून इस हाल में तो नहीं बदल पाएंगे। उसका रीजन है कि आज के टाइम पे भी अपनी हर मिनिस्ट्री के अंदर CIA के एजेंट भी बैठे हैं और रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर के एजेंट भी बैठे हुए हैं। क्या था? वो आपका सबका अलग अलग है, जिसका जिस लेवल पे होगा ना। पहला आवेदन होगा जो बैंक में आवेदन आ जाएगा, और फिर एक मतलब आपको पहले धारा 80 देना है, पहले FIR कराना है, या पहले दूसरा देना है। वो जो आपके साथ टाई अप करेगा बंदा, वो आपके साथ रेगुलर आपको बताता रहेगा कि इतने दिन के बाद आपने ये कागज भेजना है, इतने दिन के बाद ये भेजना है, वो बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट पूरा हो गया, सबके सवाल कंप्लीट? हाँ, बस कॉमन है तो ठीक है। देखिए, सवाल इतना ही ऐसे पूछते रहोगे तो ऐसे तो खत्म नहीं होगा कभी भी। मैंने दिया था लेकिन वो मिस्टेक हुआ है। सिर्फ ये पूछ रहा था कि जो अर्जी लगा रहा है, अर्जी लगाने के बाद जो होना सरकारी नौकरदार है या उसका कुछ बिजनेस है, तो ये पता चलने के बाद तो नहीं आता, नहीं है ना, कंटेंट इतने ठीक उसका कारोबार कैसे करें? जी, अरे पर्सनल लोन तो सबसे सेफ लोन है इसमें। हाँ, तो लेटर आ रहा है ना। हाँ, तो लेटर ही तो आ रहा है। तो अदर से आवेदन लगा दो, लेटर आने बंद हो जाएंगे। बैंक वाले का फोन आता है, अगर किसी का बाय चांस इवन किसी की गाड़ी का भी है और घर का भी लोन है या पर्सनल भी है ना लोन, मान लो, तो मैं आपको बताता हूं, जब आपका आवेदन जाएगा ना, मैं आपको इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं पहले बता रहा हूं, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा जिसके घर रोज फोन आते हैं बैंक वालों के और जीने नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल जीना मुहाल कर रखा है, और कभी भी कोई भी आ जाता है, ऐसे आदमी का एक आवेदन लगा कर देखो एक बारी। मतलब ज्यादा नहीं करने का, पहले एक लगा कर देखो अपने सर्कल में। ऐसे जैसे अभी इन्होंने जो बोला, वो उस आदमी के लिए बोला जिसका ठीक ठाक बिजनेस चला हुआ है। मैं बोल रहा हूं उसका आवेदन लगाओ जिसका बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भाई, अब तूने अपने सारे जोर लगा लिए, अब आ जा, अब लगा के देख। जैसे ही अपना आवेदन लगेगा, बिना कहे अगले दिन से फोन आने बंद हो जाएंगे। मतलब ये पहला स्टेप इतना गजब होता है, फोन आने बंद। फिर उसके बाद बैंक वाले कागज कागज खेलते हैं। वो अपन है ही, कागज में अपन मास्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कागज अपने पास पूरे हैं। गुंडागर्दी का कोई जवाब नहीं है। रही बात जो आपका आवेदन ठीक से चल रहा है, देखिए क्या है, आपको बैंक के साथ रिलेशन खराब होने का खतरा है। खाली ये जो आपने सवाल पूछा ना, इसमें बैंक के साथ रिलेशन खराब होने का खतरा है। मैं ये कह रहा हूं बैंक तो उड़ने वाले हैं, और मैं ये कह रहा हूं बिजनेस आपके सारे ठप होने वाले हैं। आने वाले वक्त में केवल 3-4 तरह के बिजनेस चलने वाले हैं। पहला बिजनेस जो टेलीविजन, मोबाइल, वीडियो गेम से जुड़ा हो। दूसरा फार्मा कंपनी से जुड़ा हो। तीसरा रियल एस्टेट, सड़क, बजरी, रेत, इनसे जुड़ा हो। बाकी कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, सबके ठप होने वाले हैं। सिर्फ यही बिजनेस हैं जो इनके प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करते हैं और समाज का सत्यानाश करते हैं। यही बिजनेस ज्यादा बढ़ेंगे, इन्हीं में पैसा कमाया जाएगा। टेलीकॉम का हो गया, इंटरनेट का हो गया, मोबाइल कंपनियों का हो गया, टीवी इलेक्ट्रॉनिक का हो गया। ये बाकी चीजों के बिजनेस ठप होंगे,
उसमें से छोटे दुकानदार सारे बर्बाद होते जाएंगे और केवल सारा बिजनेस बड़ी कंपनियों को शिफ्ट होता चला जाएगा। पहले सबसे छोटा दुकानदार बर्बाद होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, और पूरे शहर में फिर जायंट रह जाएंगे एक दो, और बाकी के लोग उनके सप्लायर रह जाएंगे खाली मात्र, कि तुम स्टोर कीपर की तरह काम करो, तुमको पर ऑर्डर 10 रुपया 100 रुपया भीख मिल जाया करेगी। नाउ यू आर नॉट अ ट्रेडर। ट्रेडर नहीं रहने देना इन्होंने किसी को भी, है वो वाले बैंक ना, बैंक तो कुछ भी देगा, कुछ भी देगा। मतलब हम कहेंगे कि तुमने ये क्यों किया, वो कहेगा भाई साहब मैं तो अमेरिका गया हुआ था। अरे पूछा ही नहीं मैंने, तू कहां गया हुआ था, वैसे जवाब देते हैं। मतलब पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और दिया है। अभी हम खत्म कर रहे हैं। हाँ। बस ये अलग टाइप का क्वेश्चन रह गया था। मेरा घर 2 साल से बंद किया है, लेकिन मुझे वो फिर से वापस मिलने के लिए क्या मैं प्रयत्न कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात है। ये तो आपका घर 2 साल से बंद है। अगर आपका घर 2 साल से बंद है, फैक्ट्री बंद है 3 साल से, 1 साल से फैक्ट्री, इन सबके लिए आपको मैं बता दूं, पहली बात 19 नवंबर को आ जाइए वहां पर। मतलब आने का मतलब है उधर का तैयारी कीजिए। और एक और बात, बहुत से लोग हैं जो उनके लिए टिकट का अरेंजमेंट नहीं होगा, या बहानेबाज लोग भी हैं खूब सारे जो कहेंगे हमसे नहीं आया जाएगा। वो लोग यहां कैसे समर्थन कर सकते हैं, यहां रह करके उसका ट्राई कीजिए। क्या है कि मान लो हम 19 नवंबर को वहां रैली कर रहे हैं, आप यहां कर लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, और समर्थन दिखाने के लिए कि तुम्हें अगर पूरे भारत में कहीं कहीं लोग समर्थन दिखा रहे हैं और आपका हेल्प करना चाह रहे हैं, तो अपनी अपनी जगह पे काली कमीज पहनकर, काली टी शर्ट पहनकर, हाथ पे काली पट्टी लगाकर तुम हमारा समर्थन दिखा दो कि हम जेएसएम के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, किसी भी तरह से। मतलब जहां जहां पे जो नौकरी करता है, जैसा करता है, वैसे भी आप समर्थन दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है ना कि आप वहीं जाएं, सबके लिए वहां जाना संभव नहीं। पहला बात तो ये। दूसरी बात, वहां से हम लोग ऐलान करने वाले हैं, आप आवेदन लगाइए। आपका घर 2 साल के लिए बंद पड़ा है, आवेदन लगाने के बाद बैंक आपका जवाब देगा नहीं, या उल्टा सीधा देगा। दूसरे नंबर पे एफआईआर लगाएंगे बैंक के खिलाफ। एफआईआर का भी जवाब थाने वाले नहीं देते हैं, बैंक के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं, क्योंकि जो धाराएं हम बताते हैं बैंक वाले कहते हैं ये तो हमारी समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं, तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। फिर हम एक रिमाइंडर देंगे डीसी को, एसडीएम को और बैंक को, और उसको इतनी तारीख के बाद हम इतनी तारीख तक जवाब देते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने घर का कब्जा ले रहे हैं। बात खत्म। जिसके भी घरों पे लगे हुए ताले हमने तोड़े हैं, उसमें सरकारों के बड़े से बड़े कार्रवाई का मैं आपको मुजाहरा बताता हूं। मैंने तोड़ा, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करी। मेरे साथियों ने तोड़ा, उनको उठाकर ले गए, थाने से ही मुचलका मिल गया। दूसरे साथियों ने तोड़ा, उनको 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ा। राजस्थान के साथियों ने तोड़ा, उन्होंने मुझसे पूछा कि एसएचओ कह रहा है कि हम क्या करें, तो मैंने उनको बोला कि उनको बोलो कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं और हमारे ऊपर धाराएं बनाओ। उन्होंने 4 दिन जेल में काटे। 4 दिन जेल में काट के वहां पूरी जेल को रुपए का इतिहास समझा के आ गए, पूरा जेल समझा दिया। अब वो पूरी जेल अंदर से क्रांति करने को तैयार बैठी हुई है। अब ये सारा पंगा हो गए, तो जिस जेल में जाएंगे वहीं पे बगावत करवाए आएंगे, ये और समस्या हो गई। और बड़ी बात, अगर 1 दिन की जेल हो जाए, 4 दिन की जेल हो जाए, ताला तोड़कर गए थे, पूरी फैमिली घर के अंदर बैठी है, दोबारा ताला ना लगे, 2 दिन की जेल में मकान वापस मिलता हो तो घाटे का सौदा है क्या है? और जेल में चले गए अगर, तो जेल में चले जाओगे तो मुकदमा कोर्ट में चला जाएगा। मुकदमा कोर्ट में चला गया तो जब तक मुकदमा सुलटेगा नहीं तब तक वो मकान बिकेगा नहीं, तो मकान अपना, टेंशन फ्री। चक्कर ही कोई नहीं है। तो ताले वाले तो सब टूटेंगे। 19 को ऐलान होगा, स्वतंत्रता का ऐलान होगा, स्वाधीनता का ऐलान होने वाला है। हम अगर वहां स्वराज आने वाला है तो ये अपने को करना है कि ये बैंकों के कोई औकात ही नहीं है कुछ छोड़ने। आप इकट्ठे रहिए, आप संगठित रहिए, सबको लपेट देंगे। तो आप सब लोग बड़े शांतिपूर्वक बैठे। एक सवाल और है। हाँ बताओ। कि मेरा सवाल है सर, मुझे घर जब्ती का नोटिस मिला था, तब मैंने डीआरटी कोर्ट गया था और स्टे ऑर्डर के लिए घर जब्ती रुकवाई, लेकिन डीआरटी कोर्ट ने मुझे 1 लाख रुपए इस पर भरने के लिए बोला है। इसके आगे हमें क्या करना चाहिए ये बताएं। देखो ऐसा है, घर जब्ती से बचने का मैंने आपको बता दिया। आपके पास 100-200 लोग अगर हैं, आपकी घर जब्ती का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।
ठीक है ना। कोर्ट डीआरटी आपके लिए बना ही नहीं है, डीआरटी आपके लिए बना ही नहीं। पहली बात यह है, डीआरटी बैंकों को ही लिए सपोर्ट करने के लिए बना है, तो डीआरटी के भरोसे क्या करोगे? देना चाहते हो दीजिए, नहीं तो हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट जा सकते हो आप, हाई कोर्ट में देख लीजिए आपसे लड़ा जाता है तो, और नहीं तो जब आपका आवेदन होगा उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट आएगा उसके बेसिस पर देखेंगे। वकील का खर्चा आपने देखना है। बाकी अपने आसपास वकीलों को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। एक वकील लेना है एक बंदे ने, उसी वकील को दूसरे आदमी के नहीं देना। जाइए उसमें जाओगे कचहरी में, वहां ऐसा वकील ढूंढिए जिसने अभी अभी प्रैक्टिस चालू करी हो। पुराना वकील कोई नहीं आपका साथ देने वाला, क्योंकि वो घाघ लोग हैं, वो सरकार के खिलाफ नहीं चलते, उनकी जजों के साथ सेटिंग होती है, तो वो नहीं करते ऐसा कुछ भी, वो बिकाऊ माल है सारा। नया वकील है उसको बोलिए मुकदमा भी हम लड़ेंगे, डॉक्यूमेंट भी हम देंगे, सबूत भी हम देंगे, ड्राफ्ट भी हम देंगे, तेरा सिर्फ वकालतनामा चाहिए और जीतेंगे पक्का। तेरा नाम होगा पूरे देश में, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। बता कितने पैसे देगा? अच्छा, इनका एक वकील को देने की भी जरूरत नहीं है अगर नया वकील पकड़ोगे तो। उसको फायदे का, घाटे का सोचा थोड़ी ना है। लोन लिया हुआ है, कर्ज की ईएमआई भी टाइम पे जा रहे हैं, मगर जीएसएम का वीडियो देखने के बाद में एक भी ईएमआई मैंने भरा नहीं है, तो इसे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? ये बड़ी गलती करी है। मैं आपको बताता हूं इसका तरीका। आप ईएमआई भरिए, अभी जितनी रह गई है, मान लो अपनी 3 ईएमआई रह गई है, 2 ईएमआई रहेगी, उनको भर दीजिए। उसको लोन को रेगुलर कीजिए। रेगुलर लोन पे एक और लोन मिल जाएगा, बड़ा लोन लीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सुनिए, मान लो 1 करोड़ 2 करोड़ का मिल गया अगर अभी आपको, तो अगला 5 करोड़ का भी मिल सकता है, तो वो लीजिए। वो लेने के बाद एक ईएमआई उसकी भी भरिए और फिर आवेदन लगाइए कि मेरे को डाउट हो रहा है, और पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं बंद कर दूंगा ईएमआई। तो उसमें जो कोर्ट है ना, वो हमारे साइड में रहेगा कि यार ये बंदा सारी ईएमआई दे रहा था, इसने तो अपने सवाल पूछे थे, बैंक वाले भागे बीच में से मैदान छोड़कर, ये बंदा तो भागा ही नहीं है, तो देने को तैयार है आज भी, पहले भी दे रहा है। इसकी तो भाई जो मजबूरी में फंसा है वो तो फंसा है, जो बाकी का है वो जो दे रहा है, वो अगर सवाल पूछता है कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को महीने भीतर सवाल दो, मैं अगली ईएमआई नहीं देने वाला हूं अगर तुमने ये गड़बड़ किया है तो मेरे साथ में, बिल्कुल अनाउंस करके बंद करिए। उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे बिल्कुल एकदम, अरे भाई दारू में तो देने को, बैंक जवाब दे ले ले, है कि नहीं? उसको तरीके से करना है। बल्कि इस पैसे को इन्वेस्ट करके, इस पैसे को इन्वेस्टिंग का एक तरीका बताऊं मैं आपको, अगर आपको सही में लगे तो, मजा आए तो। देखो अब अपना एक साथी था, मैं नाम नहीं बोलता, उसने तो वहां हम 2nd लेवल की ट्रेनिंग कर रहे थे, उधर ही जोश इतना आया उसको, उसने फटाक से पर्सनल लोन लिया। उसको पर्सनल लोन सिर्फ 3 लाख रुपए का मिला। उसमें से 2 लाख रुपया कुछ पैसा जमा करके एक बलेरो निकलवाई, उसी में से 3 लाख में से ही देके, उसी में से कुछ पैसा जमा करा के एक स्विफ्ट डिजायर निकलवाई। जो बाकी पैसा बचा हुआ था वो डाउन पेमेंट दे करके 2 बाइक 2-2 लाख रुपए की निकलवाई। 4 साधन करके अपने जेएसएम के साथियों में बांट दिया कि लो खेलो अब मौज करो। अपनी जेब से एक पैसा लगा ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। अपना लोन पहले करा के बैठा है बंदा 20 लाख का। वो बोला यार खर्चा लगना है, अब अपने को समाज के लिए काम करना है। अब वो अगर आपके पास ऐसा बनता है, आपके पास अगर इतनी अमाउंट है बैंक से आई हुई, उस पैसे से कंपनी खोलिए, कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसे को सर्कुलेट कीजिए, घुमाइए, उस कंपनी का टर्नओवर करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ करके फिर वहां से 50 करोड़ का लोन लीजिए। अगर ऐसा करना है अगले 5-4 महीने में ना, तो ऐसा नहीं करना है, फिर लोन चुकता हम कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है जी। तो बड़े क्रांतिकारी साथी आप लोग हैं। एक सवाल रह गया, बताइए, आपका भी देख लेते हैं। एनओसी आज के टाइम के हालात देखते हुए आपको इस जन्म में एनओसी नहीं मिलने वाला। मैं बता रहा हूं इस जन्म में नहीं मिलने वाला आपको, पहले ही मैंने पहले ही टाइम पीरियड बोल दिया। देखो अगर देश की जनता जागती है तो सबके एनओसी एक ही झटके में निकलेंगे। अगर देश की जनता जागती नहीं है तो आप लड़ते रहो, आप अगली पीढ़ियों के लिए मुकदमा छोड़ के जाना है, अगले बच्चों को लड़ना सिखाना है।
ये लड़ाई, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य कई सौ साल के बाद में ऐसा, इतने कब्जे में दोबारा आए हैं हम लोग, जो उन्होंने अंग्रेजों को भेज के दोबारा कब्जा किया था, अब वापस वो लोग इस मुकीम पर पहुंचे हैं कि अब अपने को रगड़ने की पोजीशन में, वो इतनी आसानी से अपना कब्जा छोड़ने वाले नहीं है। वो नरसंहार करवा देंगे, वो वर्ल्ड वॉर करवा देंगे, वो केमिकल छिड़कवा देंगे, वो आपको आपस में लड़वा के दंगे करवा के मरवा देंगे, वो एटम बम डाल के कुछ भी कर देंगे, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो सत्ता इतनी जल्दी से आपसे नहीं देने वाले हैं। तो वो अब आपको किसी भी हालत के लिए तैयार रहने का है, और ये 6 महीने में भी एनओसी मिल सकती है और इस जन्म में ना भी मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है अपने क्योंकि उनकी सत्ता हिल रही है। हाँ जी, हाँ बताइए फटाफट। बस एक ही है अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है। 138 चेक बाउंस का केस है, सावकारी प्रधान क्या करे, ऐसा सवाल है क्या? इसमें क्या है कि जो अगर 138 का केस है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, जो भी 138 के केस जितने भी होते हैं, ये वो लोग लगाते हैं जिन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करे होते हैं, सिर्फ, हाँ वही बैंक नोटिस। बैंक में भी जब हम कोई लोन लेते हैं ना, तो वो लोग हमसे 3-4 चेक लेते हैं और उन पे खाली सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो वो सिग्नेचर करवाते हैं, ऊपर कुछ नहीं भरते हैं। तो आप जिसने भी वो दे रखे हैं, पहले दे रखे हैं मान लो, और अभी तक लगाए नहीं है, तो आप फटाफट बैंक को चिट्ठी डाल दो कि मेरे ये चेक मुझे नहीं मिल रहे हैं और इनको कहीं नहीं लगाना है, स्टॉप पेमेंट का चेक लगा दो। साथ में थाने में एक FIR डाल दो, मेरे ये चेक गुम हो गए हैं, इन पे दस्तखत हो रखे हैं, नाम नहीं लिखा हुआ मैंने किसी का भी। अपनी सेफ होगी साइड। जिनका लगा दिया है बैंक ने, वहां पर भी हमारी दलील यही होगी कि इन्होंने हमसे जो चेक लिया था ना, ये कहा था कि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ये कभी लगेगा नहीं, और सिर्फ मैंने साइन करे थे, ये मैंने किसी के नाम अलॉट नहीं करे थे, तो ये मैंने दिया ही नहीं है। आप हैंडराइटिंग चेक कर लो, हैंडराइटिंग चेक करवा लो, मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं है, ये मैंने दिया ही नहीं है, पहली बात ये। और दूसरा, ये जमानती होता है, कोई चक्कर नहीं है। आखिर में भी मतलब बैंक क्या करता है, अगर मान लो इस केस में हम हार भी जाते हैं ना, और बैंक कहता भी है हमको कि इतनी पेमेंट भरो, तो हमने अदालत अगर हमको कहती है कि इतनी पेमेंट भरो, तो अदालत से सिर्फ हमने एक आवेदन लगा के पूछना है कि वैध रुपए में भरना है कि अवैध में, ये बता दो। आखिर में जब हार जाएंगे ना मान लो केस, तो हम सिर्फ इतना बता दो कि जी अवैध में भरे कि वैध में। वैध में तो जो है 5 लाख का जो अगर पेमेंट होती है तो उसका लगभग 104 रुपए बनता है, और अवैध कहोगे तो आप देख लो जी, कोर्ट अवैध कह ही नहीं सकती। गॉट इट?